दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसे देखकर आप सभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने वाले, क्योंकि ये एनिमे होने वाला है डीमन प्लस गॉड एंड वैम्पायर एनिमे। तो आई नो ये लॉन्ग वीडियो होने वाली, लेकिन बट ये लॉन्ग वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस वाली होने वाली, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस एनिमे को। तो स्टार्टिंग में सभी देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग ऑफिस से अपने घर जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उस सिटी के अंदर बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसकी वजह से वहां पर अचानक से एक्सीडेंट होने लगते हैं और आसपास तबाही मच जाती है। और दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि काफी सारे लोग अचानक से गिरने लगते हैं। एंड दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कुछ छोटे बच्चों को जो कि अपने घर की ओर भाग रहे होते हैं। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि उस सिटी के अंदर एक अनाउंसमेंट होती है कि इंसानों की गलती की वजह से इस सिटी के अंदर एक अनोखा वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से सभी लोग अचानक से वैम्पायर बन रहे हैं। लेकिन बट ये वैम्पायर्स बड़े लोग बन सकते हैं, ना कि बच्चे, क्योंकि 13 साल की उम्र के बच्चे वैम्पायर नहीं बन सकते। इसलिए छोटे बच्चे सेफ है, लेकिन बड़े बूढ़े लोग सेफ नहीं हैं। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं कि जो बच्चे अपने घर की ओर भाग रहे होते हैं वो अपने घर जाते हैं, जहाँ पर उनके पेरेंट्स को नहीं दिखाए थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स को वैम्पायर ने मार दिया होता है। और दोस्तों इसके हम सभी देखते हैं कि उनमें से वैम्पायर उस घर की खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है और उन बच्चों को एक ट्रक में बैठा कर कहीं लगता है। और इसके हम सभी देखते हैं कि 4 साल निकल चुके होते हैं, जहाँ पर हमारा मेन लीड जिसका नाम होता है यू, वो एक जगह अपने डॉक्यूमेंट दिखाता है और इसके साथ साथ उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है मीका। मीका और यू काफी अच्छे दोस्त होते हैं। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं एक जगह को, जहाँ पर एक वैम्पायर एक बच्चे के नेक में कुछ डालता है, जिससे वो ब्लड इकट्ठा करता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारे वैम्पायर्स इन बच्चों का खून पीते हैं। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि 2 वैम्पायर्स कहीं जा रहे होते हैं और दूसरी ओर 2 बच्चे भी खेल रहे होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक वैम्पायर एक बच्चे के हाथ पर पैर रख देता है। ये सब देखकर यू काफी ज्यादा गुस्सा आता है और यू भागते हुए उस वैम्पायर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वैम्पायर यू को अपने एक हाथ उठाकर नीचे फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर मीका आता है और बोलता है कि प्लीज मेरे भाई को माफ कर दो, लेकिन वो वैम्पायर मीका की एक बात नहीं सुनता। इसके हम सभी देखते हैं कि वहां पर 3 वैम्पायर आते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है फेरड, और फेरड एक नॉल फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि जैसे ही फेरड वहां पर आता है तो मीका उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि प्लीज मेरे दोस्त को छोड़ने के लिए बोलो, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि फेरड उस वैम्पायर को यू को छोड़ने के लिए बोलता है। इसके हम सभी देखते हैं कि वो वैम्पायर यू को वो दूसरी ओर फेंक देता है। इसके हम सभी देखते हैं कि मीका फेरड को थैंक यू बोलता है, लेकिन फेरड उसकी थैंक यू नहीं सुनता, बल्कि वो उसको उसके मैंशन में इन्वाइट करता है और ये बोलकर वहाँ चला जाता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि यू एक जगह लेटा होता है, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है यू को खाने के लिए बोलने के लिए। और इसके बाद यू अपने घर जाता है, जहाँ पर उसे काफ़ी सारे बच्चे दिखते हैं। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि मीका यहाँ पर नहीं है। वो समझ जाता है कि शायद से मीका ने उसे बचाने के लिए अपना ब्लड दिया होगा। इसके हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं सिवाय यू के। इसके बाद मीका अपना ब्लड देके वापस आता है, लेकिन मीका काफी ज्यादा कमजोर फील करता है, क्योंकि उस वैम्पायर ने मीका का बहुत सारा खून चूस लिया होता है। इसके हम सभी देखते हैं कि वो दोनों खाना खाने बैठते हैं, जहाँ पर यू बोलता है कि अब की बार तुम अपना ब्लड नहीं दोगे, क्योंकि घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, ना कि तुम्हारी। अब की बार ब्लड मैं दूंगा और इस घर को मैं चलाऊंगा। लेकिन तभी मीका मजाक में कहता है कि तुम दोगे ब्लड, पता भी है ना तुम्हारा खून बहुत ज्यादा बेकार है, इसलिए हो सकता है कि वैम्पायर तुम्हारा खून को टेस्ट ना करे। खैर इसके बाद ये दोनों के दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर मीका यू को बोलता है कि चलो खाना खा लो, लेकिन यू मना करता है। लेकिन तभी मीका अपने कपड़ों में से गन निकालता है और उसे दिखाकर डराता है। तभी यू कहता है कि आखिरकार तुम्हारे पास एक गन कहाँ से आई, जहाँ पर मीका बोलता है कि जब मैं उस नॉल वैम्पायर के घर गया था तभी मैंने ये गन और ये मैप चला लिया था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से निकलने के लिए हम लोग को इस जगह का मैप चाहिए होगा, और इसीलिए मैंने ये गन और ये मैप वहाँ से चला ली थी। इसके हम सभी देखते हैं कि मीका बोलता है कि हम लोग को आज रात को यहाँ से भागना होगा, क्योंकि अगर उस वैम्पायर पर चल गया कि उसके घर के अंदर से ये मैप गायब है, तो हो सकता है कि हम कभी भाग ना पाए। मीका की बात सुनने के बाद यू बोलता है कि यार तुम पागल हो चुकी हो, अगर हम लोग इंसानों दुनिया में गए तो हो सकता है कि हम लोग को ये वायरस हो जाए। लेकिन तभी मीका बोलता है कि अरे पागल, तुम्हें पता है ना कि ये वायरस बच्चों को नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ 13 साल के बड़े उम्र के लोग हो सकता है, और वैसे भी हम इस समय 12 साल के हैं, और अगर हम ऐसे भाग जाएंगे तो हमारे पास पूरा 1 साल होगा इस वायरस का
तोड़ ढूंढने के लिए। मीका और यू आपस में सारी बात डिस्कस कर रहे थे, तभी अचानक से वहाँ पर अकाने आती है और उन दोनों की बात सुन लेती है। इसके बाद मीका बोलता है कि अकाने, हम लोग को यहाँ से भागना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो भी आज रात को ही। इसके बाद सीन चेंज, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि ये सभी आधी रात को ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर मीका आगे होता है और मैप को देखते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि दो वैम्पायर उस जगह से निकल रहे होते हैं और उन्हें देखकर मीका और सभी लोग छुप जाते हैं। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि थोड़ी देर चलने के बाद मीका एक जगह बैठकर कहता है कि फाइनली अब लोग यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा दूर और चलना हम लोग को। इसके बाद हम लोग इस महल को पार कर लेंगे और इस जगह से आज़ाद हो जाएंगे। ये सब सोचकर वो सभी के सभी आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फैदे आता है और उन्हें देखकर कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना सैड क्यों मुझे देखकर? चलो कोई बात नहीं, तुम्हें सैड देखकर ही मुझे खुशी मिलती है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि फ्राइडे उनमें से एक बच्चे को पकड़कर उसका खून चूसने लगता है, जिसकी वजह से वो लड़की वहीं मर जाती है। ये सब देखकर यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और यू अपने कपड़ों में से गन निकालकर फ्राइडे को अटैक करता है। लेकिन फ्राइडे उस अटैक से बच जाता है और बचने के बाद कहता है कि अरे वाह, मुझे लगा कि शायद से मीका ने मेरे रूम के अंदर से सिपर से मैप निकाला होगा, लेकिन बट उसने चालाकी से गन भी निकाल ली। मैं उसके इस तरीके को लेकर काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ। वेल मैं तुम्हें बता दूं कि ये मैप बिल्कुल रियल था। अगर तुम चाहते तो इससे निकल सकते थे, लेकिन बट मैंने तुम्हें पकड़ लिया। इसके हम सभी देखते हैं कि यू गुस्सा होकर हवा में फायर करता है, जिसकी वजह से वो सभी बच्चे भगने लगते हैं। लेकिन वो वैम्पायर उन सभी को एक एक करके मार डालता है। आखिर में हम सभी देखते हैं कि यू और मेका बचते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि मेका को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यू के हाथ से गन छीनकर उस वैम्पायर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन वो वैम्पायर मेका के चेस्ट में से अपना हाथ आर पार कर देता है और ये देखने के बाद भी मेका फिर भी नहीं रुकता और वो उस वैम्पायर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन वो वैम्पायर मेका के हाथ कट कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। लेकिन तभी मेका यू को बोलता है कि प्लीज यू यहाँ से भाग जाओ, ये हम लोग को मार डालेगा। मेका की बात सुनने के बाद भी यू नहीं रुकता और वो उस गन को उठाकर उसी वैम्पायर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो वैम्पायर वहीं मर जाता है। और तभी हम सभी देखते हैं कि यू मेका से बोलता है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलोगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात बोलने के बाद यू मेका की बॉडी को खींचते वहां जाने लगता है। लेकिन तभी मेका यू को रोकता है और कहता है कि प्लीज यू यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर थोड़ी देर और रुके तो हो सकता है कि सही वैम्पायर्स यहाँ पर आ जाएं। और देखो, अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो हमारी सभी की कुर्बानी बेकार चली जाएगी, इसलिए यहाँ से भाग जाओ। मेका की बात सुनकर यू मान जाता है और वो रोते हुए उस महल से भागने लगता है और भागते भागते वो एक चट्टान से लुढ़ककर नीचे गिर जाता है और वो समझ जाता है कि शायद से वो ह्यूमंस की दुनिया में आ चुका है। इसके हम सभी देखते हैं कि यू के सामने 3 लोग आते हैं और में से एक इंसान कहता है कि फाइनली वह सिमरन सच हुई। और ये बोलते हुए आदमी कहता है कि आखिरकार तुम उन वैम्पायर्स को कैसे मारोगी। ये बात सुनने के बाद यू समझ आता है कि वो फाइनली ह्यूमंस के वर्ल्ड में आ चुका है और वो अपनी फीलिंग्स को ना कंट्रोल करते हुए भागते हुए और रोते हुए उस इंसान को हक कर लेता है और कहता है कि मैं उन वैम्पायर्स को जान से मार दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एनीवेज, इसके बाद 4 साल निकल चुके होते हैं, जहां पर पूरी दुनिया बहुत ही बुरी तरह से तहस-नहस हो चुकी होती है। और इसके साथ साथ हम सभी को एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि यूनिफॉर्म पहनकर आगे बढ़ रहा होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि यू होता है। यू ये सब देखकर कहता है कि फाइनली वो टाइम आ गया जब मैं वैम्पायर्स को मार सकता हूँ। और ये बोलते हुए अपनी फ्लैशबैक की चीज़ों को याद करता है, जहाँ पर उसकी फैमिली उसके साथ रहा करती थी, लेकिन बट उस वैम्पायर्स ने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला। खैर, इसके हम सभी देखते हैं कि 2 आदमी एक मॉन्स्टर फाइट कर होते हैं, जहाँ पर यू भी होता है। वो दोनों आदमी यू को बोलते हैं कि यू यहाँ से भाग जाओ, लेकिन यू उसकी बात नहीं मानता, बल्कि यू अपनी तलवार को निकालकर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाता है। जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि वो दोनों फाइट करते हैं और फाइनली यू उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। इसके हम सभी देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ पर यू अपने डेस्क पर बैठा होता है क्योंकि उसे डीमन कंपनी ने सस्पेंड कर दिया होता है। दरअसल यू ने उन दोनों आदमी की बात नहीं मानती, जिसकी वजह से यू को सस्पेंड कर दिया होता है। इसके हम सभी देखते हैं कि यू का ध्यान क्लास में नहीं होता, जिसकी वजह से उसका टीचर उसे डांटता है, लेकिन यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो डेस्क पर बैठकर बाहर की दुनिया देख रहा होता है। और तभी यू नोटिस करता है कि उसके पीछे एक लड़की बैठी है जिसका नाम होता है सिनोवा हिरागी, जो कि
यू को अपनी कॉपी में कुछ लिख के दिखा रही होती है। इसके हम सभी देखते हैं कि यू उसमें लिखा हुआ कुछ पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि सिनोवा डीमन मून कंपनी से ही है, अगर उसने कुछ भी और भी बदतमीजी की तो उसे परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाएगा। सिनोवा की ये चीज देखने के बाद यू काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि आखिरकार ये कैसी बात हुई। ये बात बोलते हुए यू काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन बेचारा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो चुपचाप से अपने डेस्क पर बैठकर बाहर देखने लगता है। और इसके बाद याद करता है कि कैसे उस दिन पर ये तीनों दिखाई दिए थे उसे, तभी से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। दरअसल ये तीनों ही डीमन मून कंपनी से होते हैं, जिनमें से इस आदमी का नाम होता है इचिनोस क्रेन। क्रेन बोलता है कि इस वायरस की वजह से 90% लोग मर चुके हैं और काफी सारे मॉन्स्टर्स और वैम्पायर्स इस धरती के ऊपर राज करने आ चुके हैं, इसलिए हमें कैसे न कैसे करके इन लोग को रोकना होगा और कैसे न कैसे करके इन वैम्पायर्स को जान से मारना होगा। क्रेन की बात सुनने के बाद यू काफी सोचता है और सोचने के बाद बोलता है कि हाँ, मैं इन वैम्पायर्स को जान से मार दूंगा। इसके बाद हम सभी को फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि यू अपनी क्लास में बैठ काफी ज्यादा बोर होता है। और इसके हम सभी देखते हैं कि जैसी क्लास खत्म होती है, सिनेवा यू के पास आती है और कहती है कि देखो, मुझे क्रेन ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, इसलिए मैं तुम्हें अब से नोटिस किया करूंगी और तुम पर नजर रखूंगी, और तुमने पूरे दिन क्या क्या किया और क्या नहीं किया, ये सारी बातें मैं क्रेन को बताऊंगी। ये बात बोलने के बाद इसके बाद सिनोवा अपने जेब में से एक लेटर निकाल के यू को देती है, जिसमें साफ लिखा होता है कि अगर यू ने जल्दी जल्दी किसी से दोस्ती नहीं की तो वो कभी भी डीमन मून कंपनी के अंदर अपनी जगह नहीं बना पाएगा, इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके एक दोस्त बनाना पड़ेगा। उस लेटर को पढ़ने के बाद यू काफी ज्यादा गुस्सा होता है और इसके बाद हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पर ये दोनों अपने लड़कों के सामने खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। और तभी यू देखता है कि कुछ लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। यू ये सब देखकर उसे अवॉइड करके वहां चला जाता है, लेकिन तभी वो वापस आता है और उन लोगों से बोलता है कि हे, प्लीज इस लड़के को तंग करना बंद करो। यू की ये बात सुनने के बाद वो बदमाश बच्चे यू को पूरी तरह से घेर लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम इसे परेशान नहीं करते, बल्कि हम तुम्हें परेशान करेंगे। उन लोगों की ये बात सुनने के बाद यू बोलता है कि अच्छा, तो मुझसे फाइट करनी है, चलो ठीक है, फाइट करते हैं। हारने वाला दूसरे वाले की सारी बातें मानेगा। यू ये सारी बातें उन लोगों को बोल रहा है, तभी सिन्हा बोलती है कि देखो, अगर तुमने किसी तरह की बदतमीजी की या फाइट करी तो हो सकता है कि तुम्हारा सस्पेंशन और ज्यादा बढ़ सकता है। ये बात सुनने के बाद यू बोलता है कि क्या ये तुम क्या मजाक कर रही हो, क्या तुम मुझसे पहले नहीं बोल सकती थी सारी बातें। यू ये सारी बातें सिनेमा से बोल रहा था, तभी पीछे से मुक्का पड़ता है यू के मुंह पे। बेचारा यू। खैर, इसके बाद सीन चैनल जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि ये तीनों खाने का सामान लेकर चल रहे होते हैं, जहाँ पर ये लड़का भी होता है जिसका नाम होता है यूइची। यूइची बोलता है कि यू, आखिरकार तुम डीमन मून कंपनी को ज्वाइन करने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो। जहाँ पर यू बोलता है कि देखो, मैं उन वैम्पायर को जान से मारना चाहता हूँ, क्योंकि उन वैम्पायर्स ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया था। यू की ये बात सुनने के बाद यूइची अपने पास्ट की चीजें याद करता है कि कैसे इन वैम्पायर्स ने उसकी बड़ी वाली दीदी को मार डाला था। एनीवेज, इसके हम सभी को फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि ये तीनों जा रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक बिल्डिंग में बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसकी वजह से अनाउंसमेंट होती है और बोलते हैं कि एक वैम्पायर ने उस बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर सिनेवा है। ये बात सुनने के बाद सिनेवा कहती है कि रुको, मैं अभी डीमन मून कंपनी को बुलाकर लेके आती हूँ, लेकिन यू बोलता है कि ठहरो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बात बोलकर यू वहां से भाग जाता है और वो उसी बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगता है। दूसरा हम सभी देखते हैं सिनेमा को, जो कि यूइची को बोलती है कि तुम जाओ, जाकर डीमन कंपनी को बताओ इसके बारे में। और ये बात बोलने के बाद सिनेमा भी वहां पर चली जाती है। इसके हम सभी देखते हैं यू को, जो कि उस बिल्डिंग के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर वो देखता है कि ये वैम्पायर उस लड़के का ब्लड चूसने वाले होती है, लेकिन तभी वहां पर यू आता है और यू को देखकर वो वैम्पायर रुक जाती है। इसके साथ हम सभी देखते हैं उस लड़के को, जो कि यूची को तंग कर रहे होते हैं। इस लड़के का नाम होता है यामादा। खैर, इसके हम सभी देखते हैं कि यू उस वैम्पायर को अटैक कर जाता है, लेकिन वो वैम्पायर यू के अटैक से बच जाती है और हवा उड़ने लगती है, लेकिन उससे पहले ही हमारा यू उसका एक हाथ कट कर देता है। और इसके बाद यू यहाँ से बोलता है कि तुम इस बेहोश लड़की को अपने साथ ले जाओ, लेकिन यहाँ मादा उसके बिना ही वहां से भाग जाता है। दूसरे हम सभी देखते हैं उसी वैम्पायर को, जो कि अपने हाथ को फिर से रिजेनरेट कर लेती है। और इसके बाद वो वैम्पायर फिर से यू को अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन यू उसके पेट पर एक बहुत अच्छा डैमेज देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा वीक फील करने लगती है, जिसकी वजह से वो फिर से उस लड़की के पास जाती है उसका ब्लड चूसने के लिए। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर यूची आता है और उस वैम्पायर को धक्का मार गिरा देता है। दूसरा हम सभी
देखते हैं यू को, जो कि यूची को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। लेकिन तभी हम सभी नोटिस कर पाते हैं कि वो वैम्पायर काफी ज्यादा गुस्से में होती है, जिसकी वजह से वो यूची को अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में यू आता है और यूची को बचा लेता है। लेकिन वो वैम्पायर काफी ज्यादा गुस्से में होती है, जिसकी वजह से वो यू का गला दबाकर जोर से खिड़की की ओर भागने लगती है, जिसकी वजह से यू वहां से गिरने लगता है। लेकिन वो बच जाता है क्योंकि वो झाड़ियों के नीचे से गिरता है। खैर, इसके हम सभी देखते हैं कि यू अपनी तलवार को उस वैम्पायर के आर पार करता था, लेकिन फिर भी उस वैम्पायर को कुछ नहीं होता। लेकिन तभी हम सभी नोटिस करते हैं कि पीछे से कुरेन आके उस वैम्पायर को जान से मार देता है। इसके हम सभी देखते हैं कि यू कुरेन से बोलता है कि क्या ये एक इंसान अनाम है, जिस पर कुरेन बोलता है कि हाँ, तुमने सही गैस किया। एंड दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर पूरी की पूरी वैम्पायर कंपनी आ चुकी होती है, आई मीन डीमन मून कंपनी आ चुकी होती है, और उन लोग के साथ सिनोवी होती है। दूसरे हम सभी देखते हैं यू को, जो कि कुरेन से बोलता है कि देखो कुरेन, मैं उस वैम्पायर को मारने वाला था, लेकिन तुम बीच में आ गए, इसलिए प्लीज अब तो मुझे डीमन मून कंपनी में ज्वाइन करने दो। लेकिन तभी कुरेन बोलता है कि देखो, मैंने तुम्हें कहा था जब तक तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनता तब तक तुम सस्पेंड रहोगे और डीमन मून कंपनी में ज्वाइन नहीं कर पाओगे। कुरेन की ये बात सुनने के बाद यू काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना मुझे किसी भी दोस्त की जरूरत नहीं है। खैर, इसके हम सभी देखते हैं कि वहाँ भगते हुए यूची आता है और आते ही यू को हक कर लेता है और रोने लगता है। यूची को देख कर कुरेन कहता है कि आखिरकार ये कौन है। सिनोवा कहती है कि ये यू का पहला दोस्त है जो कि हाल ही फिलहाल बना है। ये देखने के बाद कुरेन बोलता है कि चलो ठीक है, लेकिन शायद से यू को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वो तो बेहोश हो चुका है ना, इसलिए। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि यू एक ड्रीम देखता है जहाँ पर उसकी ओल्ड फैमिली उसे छोड़कर जाने लगती है। लेकिन तभी यू की आँख खुल जाती है और जैसे ही वो आँख खोलता है तो उसके सामने यूची होता है और तभी वहाँ पर सिनोवा आती है और सिनोवा कहती है कि कांग्रेचुलेसन, तुम दोनों को डीमन मून कंपनी में ले लिया गया है और अब तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। सिनोवा की ये बात सुनकर यूची और यू दोनों ही काफी खुश होते हैं और इसके बाद ये तीनों ही सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद फिर से सीन चलता जहाँ पर हम सभी देखते हैं एक अजीब से रूम को जहाँ पर बहुत सारे स्टिकर चिपके होते हैं। एंड तभी हम सभी नोटिस करते हैं कि वहाँ पर यामादा और यामादा का दोस्त यूजी होता है। यामादा बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस डोर के आर पार मत जाना, और ये बोलकर यामादा वहाँ चला जाता है। लेकिन तभी हम सभी नोटिस करते हैं कि अचानक से वो गेट ओपन होता है और यूजी उस गेट के अंदर चला जाता है। ओह सॉरी, आई मीन उस रूम के अंदर चला जाता है। इसके बाद फिर से सीन जगह पर हम सभी देखते हैं एक क्यूट सी लड़की को जो कि यू को थैंक यू कह रही होती है। दरअसल यू ने इसकी जान बचा जाती है, जिसकी वजह से ये लड़की इम्प्रेस हो चुकी है और यू को एक लव लेटर देती है और उस लेटर को देखकर वहाँ शर्माते हुए निकल जाती है। लेकिन यू बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरे हम सभी नोटिस करते हैं सिनोवा को, जो कि ऊपर से सब कुछ देख रही होती है और देखकर स्माइल करती है और यू से कहती है कि चलो ठीक है, वैसे भी इन वैम्पायर के अटैक की वजह से और डीमन की वजह से ह्यूमन की जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, इसलिए हम लोग को अब बेबी करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ये बात सुनने के बाद यू गुस्से में कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या अब मैं बच्चे पैदा करूं? वैसे भी मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेल, मुझे ये बताओ कि तुमने अब तक मुझे ये बात नहीं बताई कि कब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि मैंने डीमन कंपनी को ज्वाइन कर लिया है लेकिन फिर भी मेरी ट्रेनिंग अभी तक स्टार्ट नहीं की गई है। ये बात सुनने के बाद सिनोवा कहती है कि ये बात तुम मुझसे क्यों बोल रहे हो, जाकर कर्नल कुरेन से बोलो ना। यू बोलता है कि वैसे भी तुम्हें दिन भर की अपडेट कर्नल को देती हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो कि मेरी ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी। वेल, ये सारी बात छोड़ो, मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे पास भी कोई इन्फॉर्मर अलार्म है? यू की बात सुनने के बाद सिनोवा अपना डीमन दिखाती है, जिसका मतलब कि वो कांटेक्ट में है और इस डीमन का नाम होता है सिकावा डोजी। अब ये डीमन एक जलती स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि जैसे ही यू ये देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। दूसरी ओर सिनोवा अपने डीमन के बारे में बताने वाली होती तभी यू उससे फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार हो? यू की ये बात सुनने के बाद सिनोवा कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। इसके हम सभी देखते हैं कि ये दोनों काफी खतरनाक फाइट करते हैं, जहाँ पर हम सभी नोटिस कर सकते हैं कि सिनोवा यू के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ती है और लास्ट में सिनोवा अपना एक अटैक यूज करती है, जिसे देखकर यू भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि वो एक ही अटैक के अंदर हार जाता है सिनोवा से। इसके हम सभी देखते हैं कि ये दोनों अपनी फाइट खत्म करने के बाद नीचे आते हैं, जहाँ पर वो जैसे चल रहे होते हैं तभी पीछे से यूची आता है भगते हुए और यू के पीछे छुप जाता है। इसके हम सभी देखते हैं यामादा को, जो कि भगते हुए यूची का पीछा करते करते यहाँ तक आता है।
तभी यू कहता है कि आखिरकार तुम इसे फिर से तंग क्यों कर रहे हो। यू की ये बात सुनने के बाद यामादा कहता है कि रुको, तुम तो वही हो ना जिसने कल मुझे प्रोटेक्ट किया था। ये बात बोलते हुए यामादा यू की बहुत तारीफ करता है, लेकिन दूसरी ओर सिनोवा यू का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है, लेकिन यू उस पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो यामादा से बोलता है कि आखिरकार तुम फिर से यूची को परेशान क्यों कर रहे हो। जहाँ पर यामादा बोलता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, दरअसल मेरा एक दोस्त है यूजी, वो फॉर्मेटिंग चैम्बर के अंदर चला गया था, तब से वो वहीं पर है और तब से वो वहां से नहीं आया है, इसलिए हम लोगों को टेंशन हो रही कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, और इसीलिए मैं तुमसे हेल्प मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा था। यामादा की बात सुनने के बाद सिनोवा कहती है कि क्या तुम्हारा दोस्त यूजी फॉर्मेटिंग चैम्बर के अंदर गया था? तुम्हें पता है ना वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि उस चैम्बर के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स हैं और हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त को भी उन्हीं सोल्जर्स वहाँ पर मार दिया होगा। दूसरे हम सभी देखते हैं यूची और यूको जो कि सिनोवा की बात को समझ नहीं पाते हैं। इसके बाद हम सभी देखते हैं ये तीनों के तीनों ही फॉर्मेटिंग चैम्बर की ओर चलने लगते हैं, और तभी यूरुका बोलता है कि सिनोवा आखिरकार ये फॉर्मेटिंग चैम्बर है क्या। जहाँ पर सिनोवा बताती है कि फॉर्मेटिंग चैम्बर एक बहुत ही मिस्टी जगह है जहाँ पर किसी को भी जाना मना है। इसके हम सभी देखते हैं कि ये तीनों के तीनों फॉर्मेटिंग चैम्बर के गेट के सामने खड़े रहते हैं, जहाँ पर सिनोवा यूची और यू को समझाने लगती है, लेकिन इससे पहले ही यू उस चैम्बर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं यूजी को जो कि एक अजीब से सर्कल के अंदर खड़ा होता है, और इसके साथ साथ उसके हाथ में एक इन्फॉर्म अनाम भी होता है। जिसे देखकर यू कहता है कि सिनोवा क्या अभी तक उस इन्फॉर्म अनाम के साथ किसी ने अपना कॉन्टेक्ट बनाया है? जिस पर सिनोवा कहती है कि नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। सिनोवा की बात सुनने के बाद यू कहता है कि अब तो मैं ही साथ कॉन्टेक्ट बनाऊंगा। ये बोलकर यूजी के पास चला जाता है, एंड दूसरी ओर सिनोवा यू को रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता। इसके बाद सिनोवा यूची को बोलती है कि जाकर डीमन कंपनी बुला कर लेकर आओ, और ये बोलकर सिनोवा भी यू के पीछे चलने लगती है। इसके बाद हम सभी देखते हैं यूजी और यू की फाइट, जहाँ पर यूजी यू के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ता है, इसलिए यू काफी संभल के फाइट करता है। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर सिनोवा आती है और अपने इन्फॉर्मर आर्म को निकाल कर उसे बोलती है कि तुम दूर हट जाओ, मैं इसको देखती हूँ। सिनोवा को देखकर यू कहता है कि शायद से सिनोवा को लगता है कि मैं एक डीमन को भी नहीं रह सकता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी तलवार से फाइट नहीं करेगा, इसलिए वो अपनी तलवार को फेंक देता है और यूजी से बिना अपनी तलवार के फाइट करने चला जाता है। और इसके हम सभी देखते हैं कि बड़े आराम से अब की बार यू फाइट करता है और वो यूजी के इन्फॉर्म आर्म को डॉज करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही यूजी के इन्फॉर्म आर्म को टच करता है तो वो फिर से अपने पास्ट वाली मेमोरी में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी फैमिली फिर से डाइनिंग टेबल पर वेट करती है और वहाँ पर मेका भी होता है। इसके बाद मेका पूछता है कि यू आखिर तुम्हारी वैम्पायर से फाइट करने की ट्रेनिंग कैसे चल रही है, जहाँ पर यू बोलता है कि अच्छी चल रही है। एंड तभी हम सभी नोटिस करते हैं कि यू के पैर के नीचे एक अजीब सा ब्लैक सर्कल स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम सभी देख पाते हैं कि वो सर्कल धीरे धीरे करके यू को अपनी ओर ढकने लगता है। लेकिन तभी यू उठता है और मेका को कॉलर पकड़ बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन। लेकिन मेका बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे भूल गया। लेकिन यू कहता है कि मेका मर चुका है, मुझे पता है कि तुम मेका नहीं हो। इसके हम सभी देखते हैं कि मेका वहां से गायब होता है और फिर से यू भी अपने पेंट्स के अंदर आ जाता है, और जैसे ही यू अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि सिनोवा और यूजी उसके सामने होते हैं। एंड इसके बाद सिनोवा कहती है कि तुम्हारा वहां से आना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लगता है कि तुम्हारी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मैं कर्नल को तुम्हारी इस चीज के बारे में जरूर बताऊंगी और हो सकता है कि अब की बार वो तुम्हें अवॉइड ना कर पाए। सिनोवा की बात सुनकर यू काफी तो खुश होता है और बोलता है कि इसका मतलब मैं यूजी का इन्फॉर्म आराम ले सकता हूँ, जहाँ पर सिनोवा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सबसे अच्छा होगा कि तुम्हें कर्नल खुद अपना इन्फॉर्म दे और वही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद फिर से सीन चैनल जहाँ पर हम सभी देखते हैं फिर से उसी वैम्पायर फेरेट को, जो कि अभी भी जिंदा होता है। इसका मतलब फेरेट अभी भी नहीं मरा, क्योंकि एक वैम्पायर को इन्फॉर्म आराम के साथ ही मारा जा सकता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि फेरेट के सामने एक वैम्पायर खड़ा होता है, जिसके पास फेरेट जाता है और जाकर उस वैम्पायर से बोलता है कि फाइनली मैं तुम्हारे दोस्त यू को ढूंढ लिया है, अब मैं उसे जान से मार दूंगा। और जैसे वो वैम्पायर ये बात सुनता है तो वो फैद के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फैद बोलता है कि तुम्हें पता है ना, हमें किसी भी आम हथियार से नहीं मार सकता, इसलिए तुम फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसके हम सभी देखते हैं कि वो वैम्पायर और कोई नहीं बल्कि मीका ही होता है। दरअसल मीका अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है। इसके बाद फिर से सीन चेंज हो, जहाँ पर हम सभी देखते हैं एक डीमन को, जो कि पूरी सिटी में तबाही मचा होता है। लेकिन तभी वहां पर एक लड़की गिर जाती है और तभी मीका उसके बीच में आता है और वो उस डीमन को एक ही झटके में मार आता है। मीका
मेका को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन वो डरे होते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार एक वैम्पायर ने हमें प्रोटेक्ट किया, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि मेका के पीछे से एक वैम्पायर आता है और कहता है कि अब इन पागलों को कौन बोले, हम लोगों ने इनकी जान नहीं बचाई बल्कि अपना ही खाना सेव किया है। वो वैम्पायर ये बातें बोल रहा था, तभी पीछे से एक वैम्पायर और बोलता है कि मेका, मुझे पता चला है कि पहले तुम एक इंसान थे, लेकिन तुमने महल से भागने की कोशिश की थी और इसी वजह से तुम्हें वैम्पायर बना दिया गया था। क्या ये बात सच है? उस वैम्पायर की ये बात सुनने के बाद मेका उसकी बात को अवॉइड करके वहां चला जाता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि उनमें से दो वैम्पायर खड़े होकर अनाउंसमेंट करते हैं कि देखो इंसानों, अगर तुमने अपना खून हमें नहीं दिया तो हम तुम्हें अब की बार इन डीमन से नहीं बचाएंगे, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हमें अपना ब्लड दो। डीमन के डर के मारे सभी ह्यूमंस मान जाते हैं। इसके हम सभी देखते हैं मेका को, जो कि दूर खड़े होकर सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की आती है जिसको मेका ने प्रोटेक्ट किया होता है। वो मेका के पास जाके बोलती है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए सर आप मेरा ब्लड पी सकते हैं। लेकिन मेका उस लड़की से मना कर देता है और इसके बाद वो अपने पास्ट के बारे में याद करने लगता है, जहाँ पर यू और मेका दोनों छोटे होते हैं। जहाँ पर यू बोलता है कि मेका, मैं इन सब वैम्पायर्स को जान से मार दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मेका बोलता है कि तुम इतने तो गुस्सा मत करो, प्लीज थोड़े बहुत शांत जाओ। फिर इसके बाद मेका सोचता है कैसे उन वैम्पायर्स ने उसकी पूरी फैमिली को जान से मार दिया था, लेकिन यू कैसे न कैसे करके वहाँ से भाग गया था। फिर इसके बाद 3 वैम्पायर आते हैं और इसके साथ साथ एक गर्ल वैम्पायर भी आती है जिसका नाम होता है कूल ट्रिपर्स। इसके हम सभी देखते हैं कि वो लड़की मेका का ब्लड को टेस्ट करती है और इसके बाद बोलते हैं कि महान नॉर्मन फेरेट को एक बच्चे ने मार गिराया, वाओ क्या बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि फेरेट उठता है और कहता है कि अरे नहीं, मैं नहीं मरा, मैं तो बस टेस्ट कर रहा तुम्हें कि तुम मुझे बचाने के लिए आओगी या नहीं। इसके बाद ट्रिपर्स बोलते हैं कि देखो अब से बच्चा मेरा गुलाम है। ट्रिपर्स की बात सुनकर फेरेट बोलता है कि इसका मतलब तुम इस बच्चे को जिंदा करने वाली हो, तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीजें रूल खिलाफ है, अगर तुमने ऐसा किया तो कम्युनिटी बिठाई जाएगी और हो सकता है कि तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिले। फेरेट ट्रिपर को ये सारी बातें बता रहा था, तभी ट्रिपर उठती है और फेरेट के ऊपर एक लात मारती है, जिसकी वजह से फेरेट दूर जा गिरता है। इसके हम सभी देखते हैं कि ये दोनों बहुत ही खूंखार लड़ाई करते हैं, जहाँ पर ट्रिपर फेरेट का एक हाथ काट देती है, जिसकी वजह से फेरेट लैंड पे आता है और उसकी बात मान लेता है और वो अपने टूटे हाथ को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके हम सभी देखते हैं कि ट्रिपर मेका के पास जाती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हें जिंदा करने वाली हूँ, लेकिन तुम आज से मेरे गुलाम बन के रहोगे। सो बच्चे, क्या तुम जिंदा होने के लिए तैयार हो? मेका बोलता है कि नहीं, मुझे जिंदा नहीं होना। जहाँ पर ट्रिपर कहती है कि देखो मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। इसके हम सभी देखते हैं कि ट्रिपर अपनी जीभ काट के मेका के मुंह में अपना मुंह अटैच करती है, जिसकी वजह से उसका ब्लड और मेका का ब्लड मिक्स हो सके और वो वैम्पायर बन सके। लेकिन ट्रिपर का खून बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से मेका को बहुत ज्यादा दर्द करता है और वो चलने लगता है। इसके बाद हम सभी को फिर से पार्ट से हटकर पैशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेका बोलता है कि उस दिन से लेकर मैंने अब तक अपनी इंसानियत खो दी है और मैं बन चुका हूँ एक वैम्पायर। और फिर से सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं इन तीनों को। ये तीनों क्लासरूम में जाते हैं, जहाँ पर वो नोटिस करते हैं कि कर्नल बेचारा आराम सो रहा है, लेकिन तभी इन तीनों को देखकर कुरेन जग जाता है और वो जगते ही यूची से और यू से कहता है कि चलो अपना अपना इंट्रोडक्शन दो और जल्दी से इन लोगों से दोस्ती कर लो। यू बोलता है कि नहीं, मुझे दोस्तों की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो इन वैम्पायर्स को मारने के लिए इस जगह पे आया हूँ। यू की ये बात सुनने के बाद कुरेन यू के सर पे एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है कि जाओ जाकर अपनी सीट बैठो, बाद में मानो वैम्पायर्स को। इसके हम सभी देखते हैं कि यू अपनी डेस्क पे जाता है, लेकिन उसके डेस्क पे एक लड़का सो रहा है और जिसे देखकर यू कहता है कि तुम कौन हो, उठो मेरी डेस्क से। दरअसल इस लड़के का नाम होता है किमिसुकी और किमिसुकी यू की डेस्क से नहीं उठता, जिसकी वजह से किमिसुकी और यू के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट होती है। दूसरे हम सभी देखते हैं कुरेन को, जो कि इन दोनों की फाइट को देख के बोलता है कि आखिरकार मुझे ऐसे स्टूडेंट क्यों मिलते हैं। एंड ये बात बोलकर कुरेन एक जोरदार सा किक मारता है इन दोनों के बैक पर, जिसकी वजह से ये दोनों दरवाजे में जाकर सीधा ही टकरा जाते हैं और जाके नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा पचकानी हो जाती है और कुरेन ये सब देखकर वहां चला जाता है। इसके बाद फिर से सीन चला, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कुरेन को और
किमिजुकी को, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर किमिजुकी बोलता है कि सर प्लीज मेरा इन्फॉर्मर नाम मुझे वापस कर दो। जहाँ पर कुरेन बोलता है कि आखिरकार तुम्हें अपनी पावर्स की इतनी नीड क्यों है, वो भी इतनी जल्दी। देखो मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा बीमार रहती है और इसलिए तुम्हें अपनी पावर वापस चाहिए। इसके बाद हम सभी को किमिजुकी का पार्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी बहन एक बेड पर लेटी होती है जो कि बहुत बीमार होती है। दरअसल किमिजुकी की बहन को भी वही वायरस होता है जो कि 90% ह्यूमंस को हो चुका है, जिसकी वजह से वो मर गए थे। लेकिन डॉक्टर ने कैसे न कैसे करके किमिजुकी की बहन को बचा तो लिया, लेकिन बट वो एक अच्छी फैसिलिटी नहीं दे पाया, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स को जितना हो सके उतनी जल्दी वापस चाहता है ताकि वो अपनी बहन को एक अच्छी फैसिलिटी दे पाए। इसके हम सभी को फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि फिर से किमिजुकी अपने इन्फॉर्मर को मांगता है, लेकिन कुरेन उसे मना कर देता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कॉरिडोर का सीन, जहाँ पर सभी बच्चे खड़े होते हैं। इसके हम सभी देखते हैं उनकी टीचर साओरी आती है और कहती है कि चलो जल्दी से अपनी 2-2 की टीम बना लो। इसके हम सभी देखते हैं यूको, जो सोच रहा होता है कि वो युची या साओरी में से किसी के साथ टीम अप करेगा, लेकिन वो देखता है कि युची और साओरी ने पहले ही अपनी आपस में टीम बना ली होती है। इसके बाद यू देखता है आसपास, जहाँ पर उसे कोई दिखाई नहीं देता सिवाय किमिजुकी के, जिसे देखकर यू कहता है कि अरे मेरी फूटी किस्मत, इसको ही रहना था लास्ट में। दरअसल किमिजुकी के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसी के साथ अपना पैर बना लेता है। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि सभी स्टूडेंट के हाथों में हथकड़ी बांध दी होती है ताकि सभी के सभी टीम वर्क कर सके। इसके हम सभी देखते हैं कि सभी स्टूडेंट के ऊपर रोबोट्स अटैक करते हैं और उनको डॉज करने की कोशिश करते हैं, और बस यही होता है इनका गेम जिसे न खेलना होता है। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि यू और किमिजुकी टीम वर्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक रोबोट उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन साओरी उस रोबोट को वहीं पर फ्रीज कर देती है। दरअसल साओरी मैम के पास एक आदमी आता है और वो कहता है कि किमिजुकी की बहन की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए उसे उसकी बहन के पास जाना होगा। तभी साओरी कहती है कि किमिजुकी तुम्हें अपनी बहन के पास जाना चाहिए, लेकिन किमिजुकी बोलता है कि नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहन की तबीयत हमेशा खराब होती रहती है, इसलिए प्लीज आप कंटिन्यू रखिए। इसके हम सभी देखते हैं कि यू किमिजुकी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन किमिजुकी यू की बात नहीं मानता, जिसकी वजह से यू को गुस्सा आता है और वो किमिजुकी के मुंह के ऊपर एक पंच मारता है, जिसकी वजह से किमिजुकी मान जाता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं किमिजुकी और यू दोनों के दोनों ही किमिजुकी की बहन के पास जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि किमिजुकी की बहन की तबीयत बहुत खराब होती है। यहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, इसलिए हो सकता है कि हम तुम्हारी बहन को ना बचा पाए। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद किमिजुकी बोलता है कि प्लीज़ डॉक्टर मेरी बहन को संभाल लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही डीमन मून कंपनी को ज्वाइन करने वाला हूँ, तो इसलिए प्लीज तब तक के लिए मेरी बहन का ध्यान रखिए। इसके बाद सीन शिफ्ट जहाँ पर हम सभी देखते हैं एक लड़की को, जहाँ पर मिका भी होता है। वो लड़की बोलते हैं कि सारे के सारे वैम्पायर्स जिनका ब्लड प्रोग्रेस पे है वो यहाँ पर आ चुके हैं। दूसरा हम सभी देखते हैं ट्रिपर्स को, जो कि आके बोलते हैं कि फाइनली हम लोग इतने सालों के बाद इंपीरियल डीमन आर्मी के ऊपर अटैक करने वाले हैं और इसकी तैयारी हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे। ट्रिपर्स की बात सुनने के बाद मिका बोलता है कि अच्छा फिर से एक नई फाइट, अब मैं कैसे न कैसे करके अपने दोस्त यू को ढूंढ लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद हम सभी को इस आदमी को दिखाया जाता है, इसका नाम होता है हिरागी, जो ही कुछ बोल रहा होता है। दरअसल यहाँ पर इन सभी की मीटिंग चल रही होती है इंपीरियल डीमन आर्मी को लेकर। इसके बाद हम सभी देखते हैं गुरेन को, जो कि यहाँ पर सो रहता है। एंड तभी उनमें से एक आदमी गुरेन को उठाता है और बोलता है कि गुरेन क्या तुम सो रहे हो? लेकिन गुरेन उठ के बोलता है कि नहीं, मैं नहीं सो रहा, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इंपीरियल डीमन आर्मी के ऊपर जो वैम्पायर अटैक करने वाले इसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए मीटिंग रख दी। एंड तभी हिरागी बोलता है कि गुरेन क्या तुम्हें छोटी सी बात लगती है? इसके बाद हम सभी देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बहस होती है, जिसकी वजह से गुरेन वहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी जैसे ही गुरेन बाहर निकलता है तो हम सभी नोटिस करते हैं कि गुरेन के ऊपर यू अटैक करता है अपने किक से, लेकिन बट गुरेन उसको आसान डॉज कर लेता है और यू को पीछे फेंक देता है, जिसकी वजह से यू गिर जाता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि गुरेन बोलता है कि यू, मुझे लगता है कि मुझे बहुत जल्दी तुम्हें किसी वैम्पायर से या डीमन से फाइट करानी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद यू काफी खुश होता है, बोलता है कि क्या इसके मतलब कि मुझे भी एक इंपीरियल अलार्म मिलेगा?
इसका मतलब मैं सही वैम्पायर्स को मार सकता हूँ। ये हुई ना कोई बात। यू ये बोलते हुए बहुत खुश होता है, लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि फिर से कुरेन उसके ऊपर वैसे किक मारता है जैसे यू उसके ऊपर किक मारने वाला होता है, और किक मारते बोलता है कि अरे तुम तो छोटे बच्चे हो, तुमने बहुत जल्दी मेरे पर विश्वास कर लिया। लिटरली में जाओ, जाके आराम करो और अपनी ट्रेनिंग पूरे करो, बड़े आए वैम्पायर को मारने वाले। ये बात बोलकर कुरेन वहाँ चला जाता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं मीका को, जो कि बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है कि कैसे ये वैम्पायर्स ह्यूमन के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके बाद फेरेड मीका के पास आता है और उसने बोलता है कि मीका, मुझे पता है कि तुम इस फाइट के बीच में अपने दोस्त यू को ढूंढने की कोशिश करोगे, क्या मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ? फेरेड की ये बात सुनने के बाद मीका उसको कोई रिप्लाई नहीं करता और चुपचाप से वहाँ चला जाता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि मीका अपने ओल्ड घर के पास जाने लगता है, और जैसे ही वो अपने घर का डोर ओपन करता है तो वो देखता है एक छोटे से बच्चे को दौड़ते हुए। वो बच्चा मीका को देखकर डर लगता है, जिसकी वजह से वो बच्चा अपनी बड़ी बहन को जाकर हक कर लेता है। वो बच्ची कहती है कि तुम अब इंसान नहीं रहे, अब तुम एक वैम्पायर बन चुके हो, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। लेकिन मीका बोलता है कि बच्चों तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन वो बच्चे नहीं मानते, वो कहते हैं कि तुम यहाँ चले जाओ। उन बच्चे को डर देखकर मीका वहाँ चुपचाप चला जाता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं क्लासरूम का सीन, जहाँ पर उनकी मैम साओरी उन सभी को उनका टेस्ट पेपर देती है कि कैसे उनके नंबर आए होते हैं। इसके बाद यू को भी टेस्ट पेपर देते हैं, लेकिन बट यू अपने टेस्ट पेपर को देखकर सभी लोग छुपाने लगता है। लेकिन तभी शिनोवा आकर उसका टेस्ट पेपर छीन लेती है और छीन कर सही बच्चों को दिखाने लगती है। तभी यू का भी तो गुस्सा आता है, लेकिन उसी टाइम पर यूइची आता है और यूइची यू से बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे कितने मार्क्स आए। जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि यूइची को भी नहीं बताता कि उसके कितने मार्क्स आए, लेकिन तभी यू किमिचिको को देखता है और उसे देखकर कहता है कि आखिरकार तुम्हारे कितने मार्क्स आए। दरअसल किमिजुकी इस क्लास का टॉपर होता है, जिसकी वजह से उसके हर एग्जाम में 100 मार्क्स ही आते हैं, जिसे देखकर यू को काफी गुस्सा आता है और इसीलिए वो उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि यू और किमिजुकी फिर से ही फाइट करने लगते हैं, लेकिन तभी उस क्लास में कुरेन आता है और कुरेन आके साओरी से पूछता है कि आखिरकार किसकी एबिलिटी सबसे ज्यादा हाई आई है। साओरी बोलती है कि ओइची की एबिलिटी सबसे ज्यादा हाई आई है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि यू बोलता है कि शायद से मुझे लगता है कुरेन सर अब यूइची को इनफॉर्मल अलार्म दे देनी चाहिए। यू की ये बात सुनने के बाद किमिजुकी बोलता है कि तुम्हें कुरेन सर से इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि फिर से ये दोनों फाइट करने लगते हैं। ये सब देखकर कुरेन बोलता है कि लगता है कि मुझे अपनी रियल पावर दिखानी पड़ेगी इन स्टूडेंट्स को। और जैसे कुरेन ये बोलकर अपनी शॉट को निकालता है तो उस क्लास के अंदर एक अजीब सी ब्लू कलर की लाइट चमकने लगती है, जिसकी वजह से एक एक करके सभी स्टूडेंट गिरने लगते हैं। दरअसल ये एक डीमन लाइट होती है, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कुरेन ये सब देखकर अपनी तलवार को फिर से अपने अंदर रख लेता है और वो नोटिस करता है कि बहुत ही कम बच्चे सरवाइव कर पाते हैं इस तलवार के अटैक को। एंड वो तब भी कहता है कि लगता है कि तुम लोग की ट्रेनिंग वही बाकी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम सभी को इन्फॉर्म अलार्म देना चाहिए। एंड ये बोलकर वो सभी को अपने साथ कहीं पर ले जाने लगता है एंड वो लोग भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कुरेन बोलता है कि देखो ये फाइट बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाली है, इसलिए जिसको डर लग रहा है तो वो अपने घर वापस जा सकता है चाहे तो। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि यू और किमिजुकी यूइची को देखते हैं। यूइची उन लोगों को देखकर बोलता है कि देखो मुझे अपनी बहन का बदला उन वैम्पायर से लेना है, इसलिए प्लीज तुम लोग मुझे मत देखो, मैं नहीं डरा, क्योंकि मुझे भी वो इनफॉर्मल अलार्म चाहिए उन वैम्पायर्स को मारने के लिए। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि ये सभी लिफ्ट से उतरकर एक अजीब से रूम में आता है, जहाँ पर यू बोलता है कि अब मुझे क्या करना होगा। कुरेन बोलता है कि जाकर जो तुम्हारा कंफर्टेबल हथियार है उसे जाकर चुन लो, और जैसे तुम अपने कंफर्टेबल हथियार को चुनते हो तभी से तुम्हारा इन्फॉर्म अलार्म को लेने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने थोड़ी सी मिस्टेक की तो हो सकता है कि वो डीमन तुम पर हावी हो सकता है और तुम्हारी जान जा सकती है, इसलिए प्लीज जो भी करना ध्यान से करना। इसके हम सभी देखते हैं कि यू उस तलवार को निकाल लेता है, लेकिन जैसे वो तलवार निकालता है तो उसके पैरों से सामने एक अजीब सा सर्कस चमकने लगता है, जिसकी वजह से यू काफी शॉक्ड होता है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं यूइची के पार्ट्स को, जहाँ पर यूइची अपनी बहन से होता है और उसकी बहन उससे एक बेड के नीचे छुपा रही होती है, क्योंकि वैम्पायर्स उसके रूम में आने वाले होते हैं। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि वो वैम्पायर्स आकर यूइची की बहन को जान से मार डालते हैं उसका ब्लड पी के, और इसके बाद वो ओइची की बहन को वहीं पर गिरा देते हैं।
लेकिन तभी ओइची अपने बेड से निकलकर देखता है कि उसकी बहन की आंख खुलती है और उसके बाद उसकी बहन ओइची को बाहर निकालती है। खैर इसके बाद हम सभी किमिसुके के पार्ट्स को देखते हैं जहाँ पर उसकी बहन एक बेड पर लेटी होती है, जहाँ पर उसकी बहन कहती है कि भैया मुझे लगता है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, इसलिए प्लीज क्या तुम मुझे ऐसे ही मार सकते हो जिसकी वजह से हम दोनों कोई परेशानी ना हो। किमिसुके अपनी बहन की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। एंड तभी हम सभी देखते हैं किमिसुके की बहन उठती है, जिसकी वजह से किमिसुके समझ आता है कि ये उसकी बहन नहीं है बल्कि वही डीमन है। दरअसल दोस्तों इन सभी की बॉडी रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसी पड़ी हुई थी। दरअसल डीमंस इनके ऊपर इमोशनली अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे थे। एंड इसके हम सभी देखते हैं यूको जो कि एक बादलों से बनी दुनिया में आता है, लेकिन तभी वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके सामने मिका होता है। मिका जैसे कुछ बोलने वाला तभी यू बोलता है कि ठहरो, मुझे पता है कि तुम मिका नहीं हो बल्कि वही डीमन हो। यू की ये बात सुनने के बाद वो डीमन बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पहचान लिया, और ये बात बोलकर वो अपने असली रूप में आने लगता है। और इसके बाद वो डीमन यू की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन यू कोशिश करता है कि वो उसकी बॉडी को कंट्रोल ना कर पाए। लेकिन तभी यू पीछे मुड़ देखता है तो उसकी पूरी फैमिली मरी पड़ी होती है। लेकिन अचानक से वो सभी उठते हैं और यू से कहते हैं कि यू शायद से तुम्हें अब रुक जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। वो सभी यू को अपनी बातों में बहकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यू उनकी बात को अवॉइड करता है और डीमन से चिल्ला के बोलता है कि डीमन मुझे अपनी पावर दे दो ताकि मैं फिर से अपने किसी खास को ना खो सकूं। एंड ये बोलते हुए चलने लगता है। एंड तभी फिर से यू उसी बादलों वाली दुनिया में वापस आ जाता है और वो अपने सामने देखता है कि वो डीमन उसी के सामने होता है। वो डीमन कहता है कि यू मुझे तुम्हारी विल पावर काफी ज्यादा पसंद आए, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा। लेकिन एक बात रखना, तुम इंसान से दूर रहना क्योंकि वैम्पायर और डीमन से खतरनाक इंसान होते हैं। ये सारी बातें वो डीमन यू को समझा रही होती है। दरअसल ये डीमन एक लड़की होती है जिसका नाम होता है आसरो मारू, और वो समझा रही होती है कि प्लीज मेरी बात को ध्यान से याद रखना। लेकिन यू को उसकी बात बिल्कुल समझ में आती। एंड जैसे ही वो अपनी आँख खोलता है तो वो देखता है कि किमिसुके को भी अपना डीमन इन्फॉर्मर आराम मिल चुका होता है। लेकिन वो दूसरी ओर देखता है यूची को जो कि अभी भी डीमन वर्ल्ड के अंदर ही फंसा होता है। खैर इसके बाद हम सभी को यूची के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर यूची की बहन काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है, जहाँ पर यूची अपनी बहन से बोलता है कि बहन आखिर तुम कैसे जिंदा बच गई। जिसके बाद वो डीमन कहती है कि देखो मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, दरअसल मुझे पता है कि तुम अपनी बहन के मरने के टाइम पर काफी खुश थे। डीमन की ये बात सुनने के बाद ओइची बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डीमन कहती है कि देखो मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में, तुम उस समय खुश थे इसलिए तुम मुझे झूठ नहीं बोल सकते। ये बात बोलकर वो ओइची के आर पार एक अपना हाथ निकालती है। एंड वो जैसे ही ओइची के ऊपर अटैक करती है तो ओइची की आंखें रियल वर्ल्ड के अंदर खुल जाती है। एंड तभी वहां पर एक बहुत बड़ा विस्फोट था, जिसकी वजह से कुरिन बोलता है कि बस जिस चीज का डर था वही हुआ। ये बोलने के बाद कुरिन बोलता है कि यू और किमिसुकी तुम्हें यूइची को मारना होगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो अब यूइची नहीं रहा बल्कि वो एक डीमन मॉन्स्टर बन चुका है, इसलिए तुम्हें उसे मारना होगा कैसे न कैसे करके। कुरिन की बात सुनने के बाद यू और किमिसुको को समझ आता कि आखिरकार कुरिन की क्या कह रहा है। लेकिन कुरिन बोलता है कि देखो यूइची के ऊपर डीमन ने अपना कंट्रोल कर लिया, इसलिए वो हम पर अटैक करने की कोशिश करेगा और इसलिए हमें उसे मारना होगा। इसके हम सभी देखते हैं यूइची को जो कि ऊपर खड़े होकर उन लोगों को घूर रहा होता है और उसके सिंग भी निकल चुके होते हैं। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि यूइची इन सभी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कुरिन इन चीजों को डॉज कर लेता है। लेकिन दूसरी ओर यू और किमिसुकी नीचे गिर जाते हैं। इसके हम सभी देखते हैं किमिसुकी यूइची को अटैक करता है, लेकिन यूइची एक लात मार के किमिसुकी को नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो यू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यू कैसे न करके यूइची की तलवार को नीचे गिरा देता है। जिसे देखकर कुरिन कहता है कि अरे पागल, उसकी तलवार फेंकना कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसकी पावर उसकी बॉडी के अंदर है, ना कि उसके इनफॉर्म आराम के अंदर। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि यू उस डीमन को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि डीमन यूची को छोड़ दो, लेकिन वो डीमन यू की बात नहीं मानता और वो उसका अटैक करता है, लेकिन यू उस अटैक को डॉज कर लेता है। इसके हम सभी देखते हैं कि यू अपनी सॉल्ट को फेंक देता है और उसके पास जाने लगता है समझाने के लिए। यू को ऐसा करते हुए देख कर कुरिन कहता है कि पागल हो गया तुम जो उसके पास मरने के लिए जा रहे हो। लेकिन यू
कुरिन की बात नहीं सुनता और वो उसको समझाने की कोशिश करता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो डीमन यू की बात को नहीं सुनता, लेकिन थोड़ी देर बाद हम सभी देखते हैं फिर से यूची को बोलता है कि यूची तुम्हें उसे फाइट करनी होगी। इसके बाद हम सभी डीमन वर्ल्ड के अंदर फिर से वही सीन दिखाया जहाँ पर यूची बैठ के छुपा होता है, लेकिन अब की बार यूची अपनी बहन की बात नहीं मानता और डीमन से कहता है कि डीमन अब की बार मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा, इसलिए प्लीज मुझे तो छोड़ दे और मुझे अपनी पावर दे दे। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि यूची उस डीमन के ऊपर अपना कंट्रोल पा लेता है और वो भगते यू के पास आता है, उसे हक करके रो लगता है और कहता है कि यू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। खैर इसके हम सभी देखते हैं कुरिन कहता है कि चलो फाइनली अब तुम सभी के पास एक एक इन्फॉर्म अलार्म है, इसलिए मैं तुम्हें फ्रंट लाइन का काम दूंगा। दरअसल दोस्तों फ्रंट लाइन में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कुरिन इन सभी की टीम बना देता है। एंड इसके बाद फिर से सीन चलता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं इन सभी वैम्पायर्स को, और ये सभी वैम्पायर्स आपस में बात करते हैं कि ये सबसे पहले शिनजो शहर उतरेंगे एंड वहाँ पर मीका भी होता है। खैर इसके बाद हम सभी को दिखाया जाता है यू के ड्रीम को, जहाँ पर यू अपने ड्रीम में मीका को देखता है, लेकिन अचानक से वही डीमन आकर मीका को मार डालती है। एंड ये सब देखकर यू की आँख खुल जाती है। यू उठता है और अपनी यूनिफॉर्म पहनकर स्टेशन की ओर बढ़ने लगता है, जहां पर उसका वेट सिनोवा कर रही होती है। इसके हम सभी देखते हैं कि ये दोनों ट्रेन बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। एनीवे दोस्तों इसके हम सभी देखते हैं कि ये दोनों अपनी जगह पहुंच चुके होते हैं, जहां पर कुछ सीनियर डीमन हंटर पहले से वहां पर खड़े होते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि जैसी वो स्टेशन से बाहर निकल कर देखते हैं तो वहां पर पूरी दुनिया तहस नहस हो चुकी होती है। इसके बाद वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पर कुरिन किसी लड़की से बात कर होता है और इसके बाद वो लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन बीच में ही उन्हें यूची और किमिसुकी मिल जाते हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि अभी वो लड़की कुरिन से बहस कर रही होती है। दरअसल इस लड़की को यहाँ का टीम का लीडर बनना था, लेकिन बट वो बन नहीं पाई, जिस वजह से वो कुरिन से फाइट करने लगती है इस चीज़ के लिए। खैर इसके हम सभी देखते हैं कुरिन सभी लोगों को बोलता है कि इस लड़के का नाम है मिसुआ और मिसुआ के पास बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है फाइटिंग करने का, तो इसलिए इससे समझ रहना और ख़ासतौर यू तुम इससे बच के रहना। लेकिन यू कुरिन की बात को नहीं सुनता, जिसकी वजह से मिसुआ गुस्सा आता है और मिसुआ यू के ऊपर एक किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन यू उसकी किक को डॉच कर लेता है। और ये सब देखकर कुरिन कहता है कि हाय मेरी किस्मत, मैं क्या करूं, लोग का ये हर जगह लड़ते रहते हैं। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि ये सभी अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर इन लोग को मिशन दिया जाता है कि इन लोगों को बच्चों को बचाना है, और इसलिए वो लोग वहाँ जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि इस जगह की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन तभी वो सभी देखते हैं एक बच्ची को जो कि भगते हुए उनके पास आ रही होती है। दरअसल उस बच्ची के पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है, जिसकी वजह से वो भग रही होती है। एंड इसके बाद ये उसे देख लेता है और उसकी हेल्प करने जाता है, लेकिन मिसुआ उसे रोक लेती है। इसके बाद ये दोनों लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन दूसरी ओर हम सभी देखते हैं उसी छोटी बच्ची को जो कि बस के पीछे जाकर छुप जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे वहाँ पे देख लेता है और देखने के बाद उस बच्ची को अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर ये आता है बीच में और उस मॉन्स्टर को रोकने के बाद उस बच्ची से बोलता है कि तुम यहाँ चली जाओ, लेकिन वो बच्ची वहाँ से नहीं जाती। लेकिन यू के बोलने के बाद वो चली जाती है। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर मिसुआ आती है और मिसुआ अपना इन्फॉर्मर नाम यूज करके उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है। ये सब देखकर यू काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि मिसुआ कितनी ज्यादा पावरफुल है यार। यू ये सारी बातें अपने मन में सोचा, तभी अचानक से वहां पर 3 वैम्पायर्स आते हैं जो कि यू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यू तभी अपने इन्फॉर्मर नाम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो वैम्पायर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। एंड दूसरी ओर हम सभी नोटिस कर पाते हैं कि यू के फेस पे अचानक से कुछ इविल टाइप के निशान बनने लगते हैं। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी दोबारा से उठ खड़ा होता है, लेकिन किमिसुकी उसका एक हाथ काट देता है एंड मिसुआ उसे पूरी तरह से जान से मार डालती है। ये सब देखकर वैम्पायर काफी डर जाते हैं, जिस वजह से वैम्पायर कहते हैं कि ठीक है हम दोबारा आएंगे, और ये सब बोलकर वैम्पायर वहाँ चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर रात हो जाती है, जिसकी वजह से हम सभी देख पाते हैं कि वो सभी अपनी घर की ओर लौटने लगते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि वो बच्ची यू के पास आती है और थैंक यू बोलती है। यू बोलता है कि अरे इसी को जरूरत नहीं है, हमारा तो काम ही है लोगों को बचाना। एंड ये बोलने के बाद हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर कुछ इंपीरियल आर्मी के सोल्जर्स आते हैं जो कि उस बच्ची को ले जाते हैं। एंड इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं मिसुआ को जो कि अपने वॉश में नहा रही होती है और नहाते हुए सोच रही होती है कि कैसे उसकी गलती वजह से उसके कमांडर की जान चली गई थी। दरअसल जब वो फाइट कर रही थी तभी उसके कमांडर ने उसे मना किया था, लेकिन फिर भी वो उस मॉन्स्टर लड़ाई करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसके कमांडर की डेथ हो जाती है बिकॉज वो उसकी बात नहीं मानती और वो मॉन्स्टर उसको जान से मार डालता है। इसके बाद हम सभी को
एम्बैरेसिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी एक जगह इकट्ठा हो चुके होते हैं नहा धोकर। इसके हम सभी देखते हैं कि किमिसुकी उस बच्ची के पास जाता है और उसे मिल्क का एक डब्बा देकर बोलता है कि अच्छा बच्ची, तुम हमें बताओ कि तुम सभी ह्यूमंस को वैम्पायर्स ने कहाँ तुम्हें कैद कर रखा है। वो बच्ची बोलती है कि हम सभी को वैम्पायर्स ने एक ओल्ड मेट्रो स्टेशन के अंदर कैद कर रखा है। इसके हम सभी देखते हैं कि ये सभी के सभी उसी मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ने लगते हैं उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जिनको वैम्पायर ने कैद कर रखा है। दोस्तों, इसके हम सभी देखते हैं कि ये सभी लोग उस जगह पहुंच चुके होते हैं जहां पर उन लोगों को कैद कर रखा वैम्पायर्स ने। एंड तभी शिनोबा कहती है कि देखो, अंदर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग को बहुत ही सोच समझ के सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यू बोलता है कि देखो, अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। इसके हम सभी देखते हैं कि ये सभी लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसने लगते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग एक जगह बैठे होते हैं जिन्होंने काफ़ी अजीब से कपड़े पहन रखे होते हैं। उन कपड़ों को देख कर यू नोटिस करता है कि ये वही ड्रेस है जब उन वैम्पायर्स ने उसे कैद किया था। खैर, इसके हम सभी देखते हैं दोस्तों, ये सभी आगे को बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी किमिसुकी बोलता है कि अभी तो यहाँ पे वैम्पायर्स नहीं है, ये लोग यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन भगते क्यों नहीं है। बाकी लोग किमिसुकी से बोलते हैं कि देखो, ये लोग अगर यहाँ से भगेंगे तो शायद हो सकता है कि मोस्टर इन्हें जान से मार दे बाहर, इसलिए वैम्पायर्स इन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग वैम्पायर्स को अपना ब्लड देते हैं पीने के लिए। इसके हम सभी देखते हैं कि जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इनको एक वैम्पायर दिखाई देता है जहाँ पर यू बड़े प्यार से एक वैम्पायर को मार डालता है। लेकिन दूसरी ओर मिसो देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और यू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यू उसके हैंड को डॉच कर लेता है और वो तभी उसे पीछे को खींचता है क्योंकि मिसो के पीछे वैम्पायर होता है, जिसकी वजह से वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसके बाद यू उस वैम्पायर को मार देता है। यू की ऐसी पावर देखकर मिसो भी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। इसके हम सभी देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग गिर जाते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि एक वैम्पायर मिसो का गला पकड़ के बोलता है कि हाँ, तुम कितने बड़े पागल हो, तुम्हें पता भी है हमने छोटी सी बच्ची को जानबूझकर यहाँ से भगाया था ताकि वो बच्ची तुम्हें यहाँ पर लेकर आ सके और हम तुम्हें मार सके, और देखो ना वैसा ही हुआ, तुम हम सभी के जाल में फंस चुके हो। इसके हम सभी देखते हैं कि मिसो गुस्से में और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्लीज यहाँ से भग जाओ, तुम्हें ऐसे भगना हो वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। लेकिन यू मिसो के पास जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। इसके हम सभी देखते हैं कि यू सभी लोगों से फाइट करता है और फाइनली सही वैम्पायर्स को वहां जान से मार डालता है। और इसके बाद यू गुस्से में उनको देखता है, जिसकी वजह से बाकी वैम्पायर्स वहां डर के भाग जाते हैं। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वहां पर इंपीरियल आर्मी के सोल्जर आते हैं जो कि सभी लोगों को बचा लेते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि वो बच्ची भगते हुए और रोते हुए यू के पास आती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब कुछ अपनी फैमिली बताने के लिए किया था। जहाँ पर यू कहता है कि देखो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने ये सब कुछ अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया, इसलिए तुम मुझे सॉरी मत बोलो, ओके। खैर, इसके बाद फिर से सीन चलता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं किमिसुकी और यू को, जहाँ पर किमिसुकी को टूटी फूटी कार मिलती है जिसे वो जोड़ने की कोशिश करता है। यू बोलता है क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? किमिसुकी बोलता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके बाद हम सभी देखते हैं किमिसुकी कैसे न कैसे करके दो तारों को जोड़कर उस कार को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये सब देखकर यू भी काफी खुश होता है। इसके हम सभी देखते हैं कि जैसे किमिसुकी बाकी लोगों के पास जाता है तो वो पीछे नोटिस करता है कि यू उस कार को ड्राइव कर रहा होता है। दरअसल यू को ड्राइव करना नहीं आता, जिसकी वजह से वो एक खम्भे पे जाकर टकराता है, जिसकी वजह से वो खम्भा यू के पास गिरने वाला होता है, लेकिन यू बच जाता है। लेकिन दूसरी ओर किमिसुकी ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो यू के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे इस कार को टच करने की। इसके बाद यू बोलता है कि अरे यार टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी ड्राइविंग सीख जाऊंगा। इसके हम सभी देखते हैं कि ये सभी कहीं जा रहे होते हैं जहाँ पर किमिसुकी ड्राइव कराता है, लेकिन किमिसुकी पास में देखता है कि एक बिल्डिंग से धुआं निकलता है और वहां पर एक वैम्पायर भी आता है। यू बोलता है कि चलो इस वैम्पायर को यहीं मार डालते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि किमिसुकी कार की स्पीड को बहुत तेज करता है, जिसकी वजह से वो सीधा उसी वैम्पायर की ओर लगते हैं और वो सभी उस कार से कूद जाते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि वो वैम्पायर अपने एक ही हाथ से उस कार के दो टुकड़े कर देता है। इसके हम सभी देखते हैं कि यूची अपने डीमन अटैक का यूज करता है, लेकिन वो वैम्पायर बड़ी आराम से यूची का डीमन अटैक को डॉज कर लेता है। इसके हम सभी देखते हैं कि यू उस वैम्पायर से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन यू भी उस वैम्पायर को नहीं हरा पाता। इसके हम सभी देखते हैं कि शिनोबा सभी लोगों से बोलती है कि चलो इस वैम्पायर को जान से मार डालते हैं, लेकिन तभी हम सभी नोटिस करते हैं कि पीछे से एक वैम्पायर गर्ल कहती है कि हमें यहाँ जाना होगा। इसके हम सभी देखते हैं कि वो नॉर वैम्पायर और वो दो लड़कियां भी वहां चली जाती हैं। दूसरे हम सभी देखते हैं कि शिनोबा कहती है कि फाइनली हम लोग बच गए, वरना आज तो हम लोग मरने वाले थे। लेकिन यू कहता है कि
सच में मैं उस वैम्पायर को नहीं मार पाया, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। यू की ये बात सुनकर मिसवा कहती है कि देखो तुम उस वैम्पायर को इसलिए नहीं हरा पाए क्योंकि तुमने अपने डीमन पावर का पूरा यूज नहीं किया था। ये बोलता है कि मुझे सिखाओ कि आखिरकार मैं कैसे अपनी पूरी डीमन पावर का यूज कर सकता हूँ। इसके बाद सिनोवा कहती है कि अगर तुम्हें डीमन पावर का पूरा यूज करना है तो तुम्हें टीम वर्क करना होगा, जब भी तुम इस पावर को यूज कर सकते हो। इसके बाद फिर से सीन चैनल जहाँ पर हम सभी देखते हैं कुछ हेलीकॉप्टर्स को जो कि सिंचो सर की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इंपीरियल आर्मी बड़े आराम से उन सभी चॉपर्स को ब्लास्ट कर देती है। ये सब देखकर भी इंपीरियल आर्मी काफी खुश होती है, लेकिन तभी वो सब देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा प्लेन आता है, जिसे देखकर ये लोग काफी शॉक्ड होते हैं और इसके बाद ये सभी अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस प्लेन के ऊपर इनके अटैक को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके हम सभी देखते हैं दो वैम्पायर को जो कि उसी प्लेन के अंदर होते हैं। वो दो देखते हैं कि उस प्लेन के अंदर काफी सारे बम्स होते हैं। इसके हम सभी देखते हैं वो प्लेन बहुत तेजी से नीचे जाता है और जाकर एक दीवार टकराता है और उसके बाद उस प्लेन के अंदर बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंपीरियल सोल्जर मर जाते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि उसी प्लेन के अंदर से काफी सारे वैम्पायर्स निकलते हैं सिंचो साइड पर अटैक करने के लिए। इसके हम सभी देखते हैं कि यू और उसकी बाकी टीम भाग रही होती है। इसके वहां पर एक चॉपर आता है जिसके अंदर से बहुत सारे वैम्पायर्स निकलते हैं। उस चॉपर को देखकर यू और बाकी के सभी लोग उन वैम्पायर को अटैक करते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि वो सभी लोग उन वैम्पायर को लगाते हैं। इसके वहां पर एक सोल्जर आता है और सोल्जर को देखकर ये लोग बोलते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो। इसके बाद वो सोल्जर बोलता है कि मैं माउंट डेमन कंपनी से हूँ। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि बहुत सारे सोल्जर घायल हो चुके होते हैं उस अटैक की वजह से। एनीवेज दोस्तों, इसके हम सभी देखते हैं कुरेन को जो कि टेलीस्कोप से उन वैम्पायर को देख रहा होता है। वहां पर मीका और फेरेट भी होता है, जिसे देखकर कुरेन कहता है कि अच्छा इन लोग का यही प्लान है। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर साओरी आती है। साओरी और कुरेन आपस में बात करते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक वैम्पायर आता है पीछे से। लेकिन तभी एक लड़की आखिर साओरी को बचा लेती है। दरअसल इस लड़की का नाम होता है मीटो एंड ये लड़की भी इंपीरियल सोल्जर होती है। इसके हम सभी देखते हैं कि सभी के सभी सोल्जर वहां पर आ चुके होते हैं। इसके हम सभी देखते हैं वैम्पायर्स को जो कि इंसानों को खून बड़े चाव से पी रहे होते हैं। एंड दूसरी ओर मीका ये सब कुछ देख रहा होता है। एंड फेरेट बोलता है कि मीका तुम चाहो तुम ब्लड पी सकते हो क्योंकि तुम्हारी पावर भी बहुत कम होती जा रही है। मीका फेरेट को कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप से वहां चला जाता है। इसके हम सभी देखते हैं मीका का पास का सीन जहाँ पर मीका के सामने एक वैम्पायर एक लड़के को लेकर आता है और बोलता है कि चलो इसका ब्लड पी लो। एंड तभी हम सभी नोटिस कर पाते हैं कि वहाँ पर ट्रिपर्स भी होती है और ट्रिपर्स भी मीका से बोलते हैं कि तुम्हें इसका ब्लड पीना होगा वरना तुम मर जाओगे। लेकिन बोलता है कि मीका चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक इंसान का ब्लड नहीं पीऊंगा। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि ट्रिपर्स अपने हाथ काट के अपने ब्लड को एक ग्लास के अंदर डाल देती है और बोलती है कि लो मीका इसे पी लो। लेकिन मीका उसके ब्लड को नहीं पीता और फेंक देता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि ट्रिपर जाने लगती है, लेकिन तभी मीका उसके हाथ को पकड़कर उसका ब्लड पीने लगता है और ब्लड पीते हुए लगता है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि मीका अंदर से एक इंसान है, लेकिन फिर भी उसे जिंदा रहने के लिए सब कुछ करना होगा। एंड तभी ट्रिपर्स कहती है कि आज से तुम मेरे पालतू वैम्पायर हो। एंड इसके बाद हम सभी को फिर से पैसे का सीन दिखाया जहाँ पर हम सभी देखते हैं मीका को जो कि ट्रिपर सा खून पी रहा होता है एक कैप्सूल में से। एंड बोलता है कि शायद से मेरे पास अब बहुत ही कम ब्लड रह गया है। एंड क्या हम सभी देखते हैं यूकी टीम को जो कि वैम्पायर को मारने के लिए जा रही होती है। लेकिन तभी सिनोवा कहती है कि देखो ये मेडिसिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम इसे खा लोगे तो तुम्हारे अंदर एक वैम्पायर वाली पावर्स आ जाएगी और तुम बहुत इजीली एक वैम्पायर को मार सकोगे, चाहे वो कोई सा वैम्पायर क्यों ना हो। सिनोवा की बात सुनने के बाद सारे मेंबर्स काफी शॉक्ड होते हैं, लेकिन तभी यूची बोलता है कि सिनोवा अगर मैंने इसकी एक से ज्यादा गोली खा ली तो मेरे साथ क्या होगा। ये बात सुनने के बाद सिनोवा कहती है कि देखो अगर तुमने 3 से ज्यादा गोली खा ली तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है और पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। इस बात का तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती। और एक और बात, तुम इस मेडिसिन को तभी यूज कर सकते हो जब कोई सीनियर तुमसे कहेगा और बिना किसी सीनियर की परमिशन के तुम इस गोली को नहीं खा सकते। ये बात सुनने के बाद यूची बोलता है कि ठीक है, लेकिन यू बोलता है कि देखो अगर मुझे लगा कि शायद से मेडिसिन खाना इंपॉर्टेंट होगी तो मैं इसे खा लूंगा बिना किसी के ऑर्डर माने। खैर ये सारी बातें ये डिस्कस कर दो तभी अचानक से हेलीकॉप्टर इनके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी पलट जाती है। लेकिन ये लोग कूद के बच जाते हैं, लेकिन पायलट इनको देख लेता है, जिसकी वजह से वो उन पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी ये उस हेलीकॉप्टर को कुछ बिगाड़ नहीं पाते। इसके बाद यू और बाकी सभी कार के ड्राइवर चल जाते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर इनके ऊपर फिर से अटैक करने की वजह से ये सभी जमीन के नीचे घुस जाते हैं और आपस में अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ पर सिनोवा बिल्कुल बेहोश हो चुकी होती है और यू को समझ में आता है कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उसे किमिसो की वॉइस आती है और वो कहता है कि तुम लोग जाओ, हम लोग संभाल लेंगे यहाँ पर। किमिसो की बात सुनने के बाद यू बिल्कुल वैसे ही करता है और सिनोवा उठ जाती है। इसके बाद सिनोवा और यू उस ड्राइवर को उठाकर बाहर की ओर निकलने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम सभी देखते हैं मीका को जो कि कुरेन को देखकर काफी शॉक्ड होता है कि कुरेन उसके सामने एक सोल्जर खड़ा होता है उसे मारने के लिए। कुरेन को देखकर
फ्रेड बोलता है कि मीका तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मीका बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं इसे अकेले मार सकता हूँ। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि बहुत सारे वैम्पायर्स और डीमन आर्मीज दोनों के दोनों सामने आमने खड़े होते हैं ताकि दोनों फाइट कर सके। नेक्स्ट में हम सभी देखते हैं सिनोवा और युको जो कि आपस में डिस्कस कर होते हैं, जहाँ पर सिनोवा कहती है कि हम लोगों को यूइची और बाकी सभी की लोकेशन मिल चुकी है, हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद यू उनकी ओर बढ़ने लगता है और दूसरी ओर मीका और बाकी वैम्पायर्स और डीमन आर्मीज दोनों फाइट कर होते हैं, जहाँ पर मीका के ऊपर हमारे कोरियन भाई साहब काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं, जिसे देखकर फ्रेड बोलता है कि हाँ मीका तुम मेरी हेल्प ले सकते हो यार, तुम मेरे काफी से दोस्त हो। मीका बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं इसे अकेले संभाल सकता हूँ। ये बात बोलने के बाद हम सभी देख पाते हैं कि अचानक से मीका की तलवार उसके हाथ में बन जाती है। एंड दूसरी ओर हम सभी देखते हैं यूइची और किमिसुके को जो कि वैम्पायर से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बीच में आते हैं हमारे यू और सिनोवा जो कि आपस में डिस्कस करते हुए उनसे फाइट करते हैं। लेकिन किमिसुके बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए। जिस पे यू बोलता है कि देखो मैंने पहले अपनी फैमिली खो दी है और अब की बार मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें भी खो दूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर आया। ये बात बोलने के बाद यू बोलता है कि चलो ठीक है, अब जो भी हुआ अब हम लोग को जाना पड़ेगा बाकी मेंबर्स की हेल्प करने के लिए, चलो एक साथ चलते हैं फ्रंट लाइन की ओर। इसके हम सभी देखते हैं मीका को और कुरेन को जो कि आपस में काफ़ी तगड़ी फाइट कर रहे होते हैं। एंड कुरेन भी और मीका भी दोनों ही आपस में काफ़ी अच्छे टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे कुरेन से क्या होता है, अचानक से वो अपना स्पेशल अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर होता है बहुत ही बड़ा विस्फोट, जिसे देखकर इम्पीरियन आर्मी और डीमन आर्मी और वैम्पायर्स ये सभी के सभी काफी शॉक्ड होते हैं इस ब्लास्ट को देखकर। लेकिन फिर भी हमारे में कुछ भी नहीं होता। ये देखने के बाद फ्रेड बोलता है कि देखो तुम मेरी हेल्प ले लो वरना तुम मर जाओगे, लेकिन मीका बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन गाइस तभी हम सभी देखते हैं कि मीटो पीछे से आकर अपने इन्फॉर्म आराम से मीका को घेर लेती है, लेकिन मीका जंप लगाकर उस अटैक से बड़ी इजीली बच जाता है। इसके बाद मीका के ऊपर फिर से कोई अटैक करता है, लेकिन अटैक को वो डॉज कर लेता है। लेकिन लगता है दोस्तों कुरेन मीका के ऊपर हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि फिर से कुरेन मीका को अटैक करता है पीछे से। लेकिन बीच में आके हमारे फेवरेट सर्जी अपनी दोस्ती निभा देते हैं और उसको बचा लेते हैं और कुरेन को देते हैं प्यार की झप्पी, जिससे कुरेन पड़ता है बहुत ही दूर जाकर, जिसकी वजह से कुरेन के पूरी बॉडी से खून निकलने लगता है और इसी वजह से कुरेन गुस्सा आता है। वो अपने जेब में से उसी मेडिसिन निकालता है और खान जाता है, लेकिन साओरी उसे रोक देती है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। इसके बाद ये दोनों फिर से अटैक करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन कुरेन काफी ज्यादा थका होता है और जख्मी भी होता है, जिसकी वजह से वो सही से लड़ नहीं पाता। लेकिन मीका वो बड़ी इजीली उसे डॉज करते हुए मार रहा होता है, जिसकी वजह से फिर से हमारे कुरेन सर पीछे गिर जाते हैं। ये सब देखने के बाद फ्रेड बोलता है कि मीका तुम्हें बहुत जल्दी सब कुछ खत्म करना होगा वरना शायद से तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी बातें फ्रेड इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसने देख लिया था यू को आते हुए और वो जानता था कि अगर मीका ने यू को देख लिया तो वो इस लड़ाई के अंदर हार जाएगा और वो यू का साथ देगा, इसीलिए फ्रेड ये सब बोल रहा था मीका को। इसके हम सभी देखते हैं कि मीका कुरेन की बॉडी में अपनी तलवार घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और दूसरी ओर यू भगते हुए और चिल्लाते हुए मीका की ओर बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए। एंड जैसे ही मीका पलट कर देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि यू होता है। मीका यू कुछ बोल पाता उससे पहले यू मीका के अंदर अपनी तलवार घुसेड़ देता है और जैसे ही मीका के अंदर ये तलवार आर पार होती है तो यू देखता है कि ये वैम्पायर और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त मीका है। मीका और यू एक दूसरे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होता है, लेकिन कुरेन कहता है कि यू इसे मार दो अपनी पावर यूज करके, लेकिन यू कुरेन की बात नहीं मानता। इसके बाद मीका एक जंप लगा के यू से काफी ज्यादा दूर चला जाता है, जिसे देखकर यू समझ चुका होता है कि मीका अब इंसान नहीं रहा बल्कि एक वैम्पायर बन चुका है। इसके बाद कुरेन उठता है और यू के ऊपर एक जोरदार पंच मारता और कहता है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, तुम इसे मार नहीं सकते थे, लेकिन यू को जवाब नहीं देता। इसके बाद फिर से कुरेन के मुंह से खून निकलने लगता है और यू उसे संभालने जाता है, लेकिन कुरेन उसे हटा देता है और कहता है कि चले जाओ मेरे सामने से। दूसरी ओर यू की टीम पूछती है कि यू तुमने उसे क्यों नहीं मारा। यू बोलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे मैं काफी साल ढूंढ रहा था और मुझे लगा था कि शायद से मर चुका है, लेकिन ये जिंदा है और मेरी पूरी फैमिली में बस यही आखिरी बचा है, इसलिए मैं इसे नहीं मार सकता, मुझे माफ करना मेरी टीम। इसके बाद मीका यू को देखता है वो भी इमोशनल नजर से, जिसे देखकर यू रो लगता है और कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी ओर फ्रेड बोलता है कि तुम्हें उसे मारना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक इंसान है और हमारा दुश्मन है। लेकिन मीका फ्रेड की बात नहीं मानता और उसे गला दबाता है और कहता है कि
हम दोनों से दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दूसरी ओर यू की टीम भी उसे भड़का रही होती है मीका के खिलाफ और कहती है कि तुम्हें उसे मारना ना हो क्योंकि वो वैम्पायर बन चुका है, कोई इंसान नहीं है वो। इसके हम सभी देखते हैं कि यू पागलों की तरह फ्रेड के ऊपर अटैक कर होता है क्योंकि उससे वही सब कुछ याद आता है फ्रेड को देख के जो उसने बचपन में सहा था फ्रेड के थ्रू, क्योंकि फ्रेड ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया उसके सामने, जिस वजह से इस समय यू काफी गुस्सा होता है और उसे पागलों की तरह मारने की कोशिश करता है। और ये सब देखकर कुरन काफी गुस्सा होता है और कहता है कि यू रुक जाओ वरना तुम काफी कुछ बिगाड़ दोगे, लेकिन यू कुरन की बात नहीं मानता। इसके बाद कुरन बीच में आता है और यू को एक जोरदार मुक्का मारता है जिसकी वजह से यू गिर जाता है। और दूसरी ओर फ्रेड मौके का फायदा उठाकर कुरन के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से फिर से हमारे कुरन सर पीछे तक गिर जाते हैं। और दूसरी ओर वैम्पायर्स भी अब डीमन आर्मीज के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। एक एक कैप्टन दो वैम्पायर से लड़ रहा होता है, सॉरी 2-3 सोल्जर मिलकर एक वैम्पायर से लड़ रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स आ चुके होते हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। एंड तभी हम सभी देख पाते हैं कि फ्रेड यू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन हमारे मीका सर बीच में आके उसे बचा लेते हैं और फ्रेड का हाथ अलग कर देते हैं और फ्रेड से बोलता है कि हम दोनों दूर रहो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मीका की बात सुनने के बाद फ्रेड रुक जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम दोनों के बीच में मैं नहीं आऊंगा। इसके बाद यू और मीका एक दो देखते हैं लेकिन मीका यू को उठाकर वहां से भागने लगता है और दूसरी ओर यू की टीम वैम्पायर से लड़ रही होती है। ये सब देखकर यू कहता है कि प्लीज मीका मुझे उतार दो, लेकिन मीका उसकी बात नहीं सुनता जिसकी वजह से यू को ना चाहते हुए मीका के ऊपर अटैक करना पड़ता है। एंड अटैक करने के बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं। ये सब देखकर मीका पूछता है यू क्या तुम अब मेरे साथ और नहीं रहना चाहते? मीका की बात सुनने के बाद यू बोलता है कि ऐसा नहीं है दोस्त, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है मेरी भी अब और कुछ जिम्मेदारी भी है। ये सारी बातें ये दोनों डिस्कस करते हैं तभी यू पीछे से एक आवाज सुनता है जहाँ पर वो देखता है कि सभी वैम्पायर्स अब डीमन आर्मीज के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं और यू की टीम भी उन्हें नहीं रोक पाती। ये सब देखकर यू जाने की कोशिश करता है लेकिन यू बेचारा जा नहीं पाता है क्योंकि मीका उसे रोक लेता है। और दूसरी ओर बाकी वैम्पायर्स मित्सुआ और यूइची और बाकी सभी के खून को चूसने लगते हैं। ये सब देखकर यू और ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो जाने की कोशिश करता है लेकिन मीका उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। दूसरी ओर सिनोवा का भी ब्लड वो वैम्पायर चूस रहे होते हैं। ये सब देखकर यू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और गुस्से में आता है जिसकी वजह से यू अपने सर पकड़ लेता है। ये सब देखकर मीका बोलता है कि यू तुम्हें क्या हो रहा है, लेकिन तभी हम सभी देख पाते हैं कि यू की एक आँख बहुत ही ज्यादा डार्क और रेड रहती है। और दोस्तों तभी हम सभी देखते हैं फिर से आसुमारू को जो कि एक जगह खड़ी होती है और यू भी उसके पास आता है और आसुमारू बोलती है कि यू अब तुम्हें सोना होगा, अब तुम रेस्ट कर सकते हो, आगे का काम मैं संभाल लूंगी। एंड तभी हम सभी देख पाते हैं कि अचानक से वहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजने लगते हैं और इसके बाद हम सभी देखते हैं रियल वर्ल्ड में जहाँ पर यू बहुत ही डीमन टाइप का एक ट्रांसफॉर्म हो लगता है जिसे देखकर इंसानों की रूह कांप जाए। और जब यू ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है तब यू काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और दर्द में बोलता है कि नहीं मुझे कुछ हो रहा है। और दूसरी ओर मीका भी ये सब देख काफी शॉक्ड होता है कि यू को इस समय क्या हो रहा है, लेकिन कुरेन ये सब देखकर बोलता है कि चलो मेरा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। सो दोस्तों लगता है कि मुझे सारे गड़बड़ हमारे कुरेन सर की है। दूसरी ओर मीका यू को बोलता है कि तुम्हें क्या हो रहा है, लेकिन यू मीका ऊपर अटैक करता है लेकिन मीका के ऊपर कुछ भी अटैक नहीं होता बल्कि उसके सामने जो भी चीज़ होती है वो सारी उड़ जाती है, वो भी एक ही झटके में। इट्स मीन्स गाइस इस समय यू की पावर है 100 आउट ऑफ 100 और यू की पावर को देखकर क्रोली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि ऐसी पावर उसने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। दूसरी ओर यू गुस्से में एक पावरफुल अटैक करता है जिसकी वजह से सामने की सारी बिल्डिंग्स तबाह हो जाती है, वो भी एक ही सेकंड में। और वहाँ पर बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है और क्रोली एक जगह बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन यू उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से क्रोली बहुत ही दूर जाके गिरता है और क्रोली और यू आपस में फाइट करते हैं, लेकिन क्रोली उसे छू भी नहीं पाता यू को, तो क्योंकि इस समय यू नहीं रहा बल्कि एक डीमन बन चुका है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सब देखकर कुरेन समझ चुका होता है कि यू को रोकना पड़ेगा। इस वजह से जैसे सिनोवा उठती है तो कुरेन कहता है कि सिनोवा अपने इन्फर्नल अलार्म को उठाओ और जाकर यू को रोको। इसके हम सभी देखते हैं कि सिनोवा अपने इन्फॉर्म अलार्म को उठाकर यू के सामने खड़ी हो जाती है उसे रोकने के लिए और ये दोनों आपस में फाइट करते हैं, लेकिन सिनोवा चाहकर भी यू को नहीं रोक पाती क्योंकि यू इस समय काफी पावरफुल है और उसके पास इस समय डीमन की पावर है। इसके बाद सिनोवा नीचे गिर जाती है क्योंकि यू ने एक काफी पावरफुल अटैक किया होता है सिनोवा के ऊपर और गिरने के बाद सिनोवा के ऊपर दूसरा अटैक करने वाला तभी बीच में मीका आता है और तलवार को अपने अंदर घुसेड़ लेता है। ये सब देखकर सिनोवा पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे क्यों बचा रहे हो?
मिका चिल्लाते हुए बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यू के हाथों को कभी भी किसी इंसान के खून से नहीं रंगने दूंगा, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ और निकलो यहाँ से। दूसरी ओर यू लगातार मिका के अंदर अपने सॉल्ट को घुसेड़ रहा होता है और मिका को काफ़ी ज़्यादा पेन भी होता है, लेकिन तभी पीछे से शिनोआ भागते हुए यू को हक कर लेती है और उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो कोई डीमन नहीं है बल्कि एक इंसान है और उसे शांत होने के लिए बोलती है। ये सब होने के बाद यू चिल्लाता है और अपना आप को नोचता है, लेकिन फाइनली यू फिर से इंसान बन जाता है और इंसान बनने के बाद वो बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर हम सभी देखते कुरेन को, जो कि फेरेट से बोलता है कि अभी मेरा अटैक खत्म नहीं हुआ है, अभी आखिरी अटैक बाकी है। फेरेट कुरेन की बात सुनकर फेरेट काफी शॉक्ड होता है और दूसरी ओर हम सभी देखते हैं एक सोल्जर को, जो कि एक शॉर्ट गन लेकर खड़ा होता है, लेटा होता है। अरे यार, जो भी कर रहा होता है वो अपनी शॉर्ट गन से एक पावरफुल अटैक करता है ब्लू कलर का, जो कि जैसे अटैक करता है तो उसमें से निकलते काफ़ी सारे सील्स जो कि बढ़ रहे होते हैं हमारे फेरेट सर की ओर। लेकिन दोस्तों फिर भी फेरेट अपना आप को उस अटैक से डॉज कर लेता है और वो सही सलामत बच जाता है। दूसरे हम सभी देखते हैं कुरेन को, जो कि अपने इन्फिनिट सोल्स के सामने खड़े होकर बोलता है कि फेरेट आज तुम नहीं बचने वाले। और उन सोल्जर में से एक सोल्जर भी कहता है कि आज हम सभी को छिन छिन के मारेंगे वैम्पायर्स को, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सोल्जर काफी वियर्ड तरीके से धमकार होता है उन वैम्पायर्स को, लेकिन वो सारे वैम्पायर्स वहाँ चले जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका होता है कि अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो वो जिंदा ही नहीं बचेंगे। इसके हम सभी देखते हैं शिनोआ को, जो कि कुरेन से पूछती है कि कुरेन तुमने यू के साथ क्या किया है जिसकी वजह से वो ऐसा बन गया है। लेकिन कुरेन शिनोआ की बात का कोई जवाब नहीं देता और वो चला जाता है वहाँ से। इसके हम सभी देखते हैं बहुत ही लंबे समय को, जहाँ पर हफ्ते निकल चुके होते हैं और शिनोआ एक बेसमेंट के अंदर आई होती है, जहाँ पर एक सोल्जर होता है जो कि उसे रोकता है। लेकिन शिनोआ अपनी हिरागी फैमिली का बैज दिखाती है, जिसे देखकर वो गार्ड समझ चुके होते हैं कि शिनोआ कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, जिसकी वजह से वो जान देते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप सभी दिमाग में इस समय क्या चल रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे शायद से कि हिरागी फैमिली आगे कौन है जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल है। इसके बारे में जानने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा इसका सीजन 2, ठीक है। इसके हम सभी देखते हैं कि शिनोआ उस बेसमेंट के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि काफ़ी सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं डीमंस के ऊपर और वैम्पायर्स के ऊपर। और फाइनली हमारी शिनोआ पहुंच चुकी होती है कुरेन के पास, जहाँ पर पूछती है कि कुरेन तुमने ये साथ क्या किया जिसकी वजह से वो एक डीमन बन चुका था, बताओ मुझे इसका आंसर चाहिए। कुरेन बोलता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, जो तुमने गोली दी थी उसी वजह से उसकी हालत हुई थी, और वैसे भी तुम्हें इस चीज़ से क्या फर्क पड़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कहीं यू को पसंद करने लग गए हो, क्योंकि जब से तुम उस टीम में गई हो तब से तुम्हारा बर्ताव काफी चेंज हो चुका है। शिनोआ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने मुझे कहा था कि यू को बाकी सभी में से एक स्पेशल गोल देना ताकि उसकी पावर्स बढ़ सके, क्योंकि उसका इन्फर्म अलार्म काफी ज्यादा स्ट्रांग है। शिनोआ की बात सुनने के बाद कुरेन बोलता है कि देखो यू काफी ज्यादा पावरफुल है और उसका इन्फर्म अलार्म भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बिल्कुल तुम्हारी बहन मारी की तरह। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहन अपने इन्फर्म अलार्म को कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो मारी गई थी। शिनोआ कहती है कि तुम गलत हो यहाँ पर, क्योंकि मेरी बहन मरी नहीं थी बल्कि उसे मारा गया था, समझे तो मेरी बात को। शिनोआ की बात सुनने के बाद कुरेन काफी शॉक्ड होता है और वो स्पेशलिस्ट हो जाता है और वो कहता है कि अब मैं क्या ही बोलूँ, तुम यहाँ से जाओ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। कुरेन की बात सुनने के बाद शिनोआ कहती है कि ठीक है अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं इस बात को भूलूंगी नहीं। इसके बाद सीन जाता है यू के पास, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि यू काफी ज्यादा डैमेज होता है और पूरे एक हफ्ते से बेहोश होता है, क्योंकि उसे ड्रग्स का काफी ओवरडोज दिया होता है अपनी पावर को काफी ज्यादा ओवर करने के लिए। इसके हम सभी देखते हैं फ्लैशबैक को, जहाँ पर वही फाइट का सीन दिखाया जाता है हम सभी को, और वहीं पर यू बेहोश होता है, जिसे देखकर मिका बोलता है कि फेरेट मैं कैसे फिर से यू के साथ रह सकता हूँ और अपने साथ उसे रख सकता हूँ। फेरेट बोलता है कि देखो उसे जाकर, वो अपनी नई फैमिली के साथ खुश है और तुम उसकी फैमिली थे पहले, अब नहीं हो। मिका ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए यू बस मेरा दोस्त है और मैं उसको अपनी लाइफ में वापस ला के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मिका की ये बात सुनने के बाद फेरेट गुस्से में आके मिका गला पकड़ लेता है और कहता है कि बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा, अब तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है, और मेरे साथ चलो। एंड दोस्तों इसी के हम सभी देखते हैं पैसेंजर सीन को, जहाँ पर हम सभी फिर से देख पाते हैं मिका को, जो कि एक कैप्सूल के अंदर अपनी पावर्स को इनबिल्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो भी डैमेज होता है ना इसलिए। इसके हम सभी देखते हैं चेंजिंग रूम को, जहाँ पर मिका अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है और वहीं पर कुछ वैम्पायर्स उसके दोस्त ही थे शायद से, जो कि कहते हैं कि मिका मैंने सुना है कि तुम्हें वहाँ पर अपना कोई दोस्त मिला था फाइटिंग के अंदर। मिका ये बात सुनने के बाद उन्हें कोई भी आंसर नहीं देता। दूसरा वैम्पायर कहता है कि मिका क्या तुम्हें पता भी है प्रोग्राम काउंसिल एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रही है और उसका लीडर है उसका इंचार्ज है लॉर्ड फेरेट।
ये बात सुनने के बाद मिका बोलता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगले सीन में हम सभी देखते हैं यूको जो कि होश में आ चुका होता है और वह जैसे ही उठता है तो वो देखता है कि यूची उसके बगल में सो होता है। एंड जैसे यूची यू को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और यू को हक कर लेता है और कहता है कि यू तुम होश में आ गई, चलो ठीक है अब मैं जा रहा हूँ बाकी लोगों को बताने के लिए कि तुम होश में आ चुके हो। ये बात बोलने के बाद यूची चला जाता है और दूसरी ओर यू अपने आप को देख के मेरे को याद करता है कि मिका अब कहाँ पर होगा इस समय। इसके बाद सिनोवा रूम में आती है और उस लड़ाते हुए बोलती है कि हाँ तुम तो काफ़ी लेजी बॉय हो और तुम काफ़ी टाइम में सो भी रहे हो, सच में लगता है कि तुम में वॉरियर्स की कोई परवाह नहीं है। यू सिनोवा की फालतू बातें नहीं सुनता और पूछता है कि सिनोवा क्या तुम्हें पता है कि सब मिका कहाँ पर होगा और उस समय क्या हुआ था जब मैं बेहोश हो गया था। यू की ये बात सुनने के बाद सिनोवा उसकी बात को इग्नोर मारते हुए कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है तो मैं यहाँ पर यूची नहीं बल्कि किमिसुकी अपने कंधे पर उठाकर यहाँ तक लेके आया था। लेकिन दोस्तों तभी यू देखता है सिनोवा की गर्दन को, जहाँ पर सिनोवा की गर्दन के सामने एक मार्क होता है जो कि वैम्पायर्स के ब्लड चूसने की वजह से होता है। यू को अपने करीब आकर देखकर सिनोवा काफी ज्यादा साई फील करती है और दूसरी ओर मिस भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। एंड ये बोलते हुए मिस बकते हुए सिनोवा के ऊपर अटैक करती है, लेकिन सिनोवा कहती है कि अरे अरे शांत, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो रहा है। यू बस मेरी नेक को देख रहा था जहाँ पर वैम्पायर्स ने मेरे ब्लड को पिया था। ये बात सुनकर मिस काफी ज्यादा साई फील करती है एंड बाकी मेंबर्स भी यहाँ पर आ चुके होते हैं और वो यू से पूछते हैं कि तुम अब ठीक हो ना। यू बोलता है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा बहुत सर घूम रहा है मेरा इस समय। किमिसुकी बोलता है कि ठीक है चलो अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने लेके आता हूँ, तुम बहुत ज्यादा भूखे होंगे ना। ये बात सुनकर यूची बोलता है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद ये बाकी सभी मेंबर्स वहाँ चले जाते हैं एंड यू उठता है और खिड़की से एक गहरी सांस लेकर उस पर्दे को हटाता है और हटाने के बाद यू मिका को याद करता है और दूसरी ओर मिका भी यू को याद करता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि दोनों काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं और एक साथ कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा ही लूँगा मिका यू। गाइस दूसरी ओर हम देखते हैं कुरेन को जो कि अपने ऑफिस में कुछ कर रहा होता है, लेकिन तभी फेल्ट की ओर सीन जाता है जहाँ पर फेल्ट जो कि हंसते हुए किसी से बात कर होता है, लेकिन हम सभी को वो इंसान या कोई डीमन दिखाया जाता। और गाइस सीजन 1 यहीं खत्म होता है। तो मेरी प्यारे वेडीज अगर आप सभी को ये सीजन 1 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस और पता नहीं क्या क्या लगा होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना क्योंकि हमारा सीज़न 1 तो ख़त्म हो चुका है। अगर आप सभी को सीज़न 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो सीज़न 2 #सीजन2, ठीक है। अगर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे और लाइक्स आएंगे तो मैं बहुत जल्दी आप लोग के लिए इसका सीजन 2 लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा आप सभी को और मुझे भी। और हाँ बडीज अगर आप लोग के दिमाग में कोई ऐसा एनीमे है जो आप लोग को देखना है तो प्लीज़ उसके बारे में मुझे कमेंट कर देना। अगर हो सकेगा तो मैं आप सभी के लिए उस एनीमे को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना क्योंकि आप लोग का एक लाइक और एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस क्रिएट करने के लिए। तो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए गाइस एंड सही हो नारा।